गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आ गए हम कहां पर? इनपुट टैक्स क्रेडिट। और आपको पता है इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात आते ही दिल और दिमाग में क्या आता है कि आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला। तो सर एक बार हम रिवाइज करते हैं 10 का क्रेडिट क्यों मिला। हमारा वो मंत्र, हमारा वो सर फंडामेंटल जिसकी वजह से पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट कनेक्ट हुआ था। सर 10 का क्रेडिट क्यों मिला? क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स ₹100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स। और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पर टैक्स लग रहा है। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला। शायद लेक्चर्स की आपको याद आ गई होगी। सरकार शुरू करते हैं हम इनपुट टैक्स क्रेडिट। दिल थाम के बैठेगा क्योंकि आपको भी पता है सर ये चैप्टर कौन सा है और क्या चल रहा है रिवीजन में और कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। दिल थाम के बैठेगा सर। इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शन नंबर 16 से लेकर सेक्शन नंबर 21 तक आईटीसी कवर करता है। रूल्स की बात करें सीजीएसटी के तो रूल नंबर 36 से रूल नंबर 45 तक ऑल आर कवर्ड इन दिस चैप्टर। सर इनपुट टैक्स क्रेडिट सबसे पहली बात सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 1 एलिजिबिलिटी के लिए बात करिए कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन कैन क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड ऑन गुड्स और सर्विसेज और बोथ व्हेन दोस गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो आईटीसी मिलेगा, नहीं तो आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2 बोलता है हाँ भाई हाँ, इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए काम आया तो आईटीसी मिलेगा। पर अगर ये चारों कंडीशन, सॉरी ये पांचों कंडीशन अगर पूरी होगी तो क्रेडिट मिलेगा। समझे मेरी बात? 4 की जगह 5 की बोला क्योंकि ये कंडीशन बनना ऐड हुई है सरकार। मतलब ये पांचों कंडीशन पूरी होगी क्यूमुलेटिवली तो आईटीसी मिलने वाला है, नहीं तो आईटीसी नहीं मिलने वाला है। फर्स्ट कंडीशन बोलती है क्या सर, जो रेसिपिएंट है जो क्रेडिट क्लेम कर रहा है ही शुड बी इन द पोजीशन ऑफ द टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट और एनी द प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट जो रूल नंबर 36 में दिए हुए। रूल नंबर 36 बोलता है क्या टैक्स इनवॉइस। सर डॉक्यूमेंट कौन कौन से जिनके बेस पे क्रेडिट मिल सकता है? टैक्स इनवॉइस। सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अगर रेसिपिएंट खुद लायबल है और सप्लायर अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको खुद को खुद पे इनवॉइस इशू करना पड़ता है। वो इनवॉइस रिवाइज टैक्स इनवॉइस अगर आप रजिस्टर्ड नहीं थे और आपने रजिस्ट्रेशन कराया मीनवाइल जो बिल इशू किया उसके लिए रिवाइज टैक्स इनवॉइस। देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से अगर क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटर तो उसका टैक्स इनवॉइस है डेबिट नोट। देन सर अगर आपने इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया तो असेस्ड कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री एंड इन केस अगर कभी डेबिट नोट रेज किया तो सप्लायर ने उसके बेस पे क्रेडिट ले सकते हो। और हाँ ध्यान देना सर ये डॉक्यूमेंट्स हो गए जिनके बेस पे आप क्रेडिट ले सकते हो। अब इनवॉइस के ऊपर इनवॉइस के बेस पर क्रेडिट मिलेगा पर इनवॉइस शुड कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन जो रूल नंबर 46 में कही वो सारी इंफॉर्मेशन पर होनी चाहिए तो ही क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर अगर सारी इंफॉर्मेशन नहीं है पर एटलीस्ट ये इंफॉर्मेशन लिखी है बिल पर तो आपको आईटीसी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर कौन कौन सा? सर अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, देन वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, गुड्स और सर्विसेज का डिस्क्रिप्शन क्या है, जीएसटी नंबर ऑफ द सप्लायर एंड रेसिपिएंट और अगर इंटरस्टेट सप्लाई है तो प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर एटलीस्ट ये इंफॉर्मेशन है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको आईटीसी मिल जाएगा। अब साहब बहुत ही अच्छी बात कह दी सर रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 जिसमें लिखा था कि प्रोविजनल बेस पे 5% क्रेडिट या 10% क्रेडिट या पहले 20% क्रेडिट था वो सब हटा दिया है और बोल दिया है सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2 क्लोज नंबर डबल है और रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 साथ में क्लब करके पढ़ेंगे तो बोल दिया क्या सर सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 सबमिट कर दिया होना चाहिए एंड रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में वो क्रेडिट रिफ्लेक्ट होनी चाहिए तो ही क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज आप कोई प्रोविजनल बेस पे क्रेडिट नहीं ले सकते हो। सर ध्यान दीजिएगा बेटा, सर पहले था क्या सर आप प्रोविजनल बेस पे 5% क्रेडिट ले सकते हो, अब सब हट गया है। यहां बोल दिया क्या सप्लायर शुड हैव फाइल्ड हिज जीएसटीआर 1 और सर हमारा जीएसटीआर 2B में वो क्रेडिट रिफ्लेक्ट करेगी तो ये हमें क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। थर्ड कंडीशन बोलती है क्या क्लोज में भी सर वो गुड्स और सर्विस और बोथ जिसका आप क्रेडिट ले रहे हो वो आपको रिसीव हो जाना चाहिए। मतलब अगर आपने एडवांस पे किया है सर्विसेज के केस में और सर एडवांस पे टैक्स पे हो गया पर रेसिपिएंट को क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि उसको वो सर्विसेज रिसीव नहीं है। अच्छा हाँ, बिल टू शिप टू मॉडल है, भले गुड्स का हो या सर्विसेज का हो, सर हमारी डायरेक्शन पर किसी थर्ड पर्सन को आपने गुड्स और सर्विस डिलीवर कर दी तो रेसिपिएंट को क्रेडिट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मान लेंगे रेसिपिएंट को गुड्स रिसीव हो गई है। सर नेक्स्ट कंडीशन बोलती है क्या सर गवर्नमेंट को टैक्स पे हो जाना चाहिए। गवर्नमेंट को टैक्स पे हो जाना चाहिए मतलब सर अगर फॉरवर्ड चार्ज में लायबिलिटी तो सप्लायर टैक्स पे कर देना चाहिए, रेसिपिएंट रिवर्स चार्ज में लायबल तो वो खुद टैक्स पे कर देना चाहिए तो ही क्रेडिट मिलेगा। पर हाँ सर सप्लायर ने टैक्स पे किया कि नहीं किया ये तो 3B फाइल करेगा तब पता पड़ेगा। उसने जैसे जीएसटीआर 1 फाइल किया हमारे जीएसटीआर 2B में क्रेडिट आ गई, हम क्रेडिट ले लेंगे। तो सर एक बार उसको मानते कि प्रोविजनल बेस पे आपने क्रेडिट लिया है, अगर बाद में पता पड़ा कि उसने जीएसटीआर 3B फाइल करके टैक्स पे नहीं किया तो ऐसे केस में सर वो क्रेडिट आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। बात में ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्या सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 41 देन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। रेसिपिएंट ने अपना रिटर्न फाइल कर दिया होना चाहिए, रिटर्न मतलब जीएसटीआर 3B तो ही क्रेडिट के लिए वो एलिजिबल है, अदरवाइज क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं है। ये पांचों कंडीशन पूरी होगी तो क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। फिर सर सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2 का फर्स्ट प्रोवाइजर बोलता है क्या अगर कभी भी गुड्स लॉट्स या इंस्टॉलमेंट में रिसीव होते हैं तब जब लास्ट लॉट या लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव होगा तब क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। अच्छा सप्लायर के लिए बोल रखा है क्या जब उसके ऐसे फर्स्ट लोड या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिमूव होगा तभी उसको पूरे वैल्यू का टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। मतलब उस पे लायबिलिटी तो फर्स्ट लोड के टाइम पे आ जाएगी और हमारे को आईटीसी कब मिलेगा जब लास्ट लोड या लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव होगा तब हमको आईटीसी मिलेगा भाई साहब। सर सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2 का सेकंड प्रोविजन बोलता है क्या वो 180 डेज वाला पॉइंट याद करो सर। इफ द रेसिपिएंट
सर रेसिपिएंट ने सारी कंडीशन पूरी, मतलब पांचों कंडीशन सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 की सारी कंडीशन पूरी, क्रेडिट ले लिया, पर इफ द रेसिपिएंट फेल्स टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, तो ऐसे केस में सर रेसिपिएंट को जितना पेमेंट उसने नहीं किया, जितना पेमेंट फेल हुआ वो पे करने में, उतना प्रोपोर्शनेट आईटीसी उसको रिवर्स करना पड़ेगा, वो भी अलोंग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर annum सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। एंड सर ध्यान दीजिएगा, सर फ्यूचर में अगर रेसिपिएंट सप्लायर को वापस से पे कर देता है देन ही कैन री अवेल द क्रेडिट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर हाँ सर ये दिस कंडीशन सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 का सेकंड प्रोविजन जो है ये उन केस में अप्लाई नहीं होता जहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट खुद टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को। क्लियर? अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा बेटा, ये सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 का सेकंड प्रोविजन, ये 180 दिन वाला प्रोविजन सर वहीं पे अप्लाई होगा वेयर द रेसिपिएंट फेल्स टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर। क्लियर? एज पर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगर पे नहीं किया है तो सर ही हैज नॉट फेल्ड टू मेक पेमेंट। ध्यान दीजिएगा, इफ द रेसिपिएंट फेल्स टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, तो ही ये प्रोविजन अट्रैक्ट होगा, नहीं तो प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा। ओके सर सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 3 बोलता है अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया, कोई प्लांट और मशीनरी परचेज किया सर, उसके जीएसटी पोर्शन का अगर आपने डेप्रिसिएशन ले लिया तो भाई साहब मस्त रहो, अब आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। मतलब चॉइस है क्या, जीएसटी वाले पोर्शन का या तो डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो या फिर आप उसका आईटीसी क्लेम कर लो। सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 बोलता है टाइम लिमिट टू क्लेम द क्रेडिट। सर आप क्रेडिट ले सकते हो, जिस महीने का बिल है उस महीने में ले सकते हो, उसके बाद कभी भी ले सकते हो, पर कब तक, जो जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड वो डेबिट नोट है या जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड वो टैक्स इनवॉइस है सर, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद जो सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट आएगा वो, या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर तक आप क्रेडिट ले सकते हो, उसके बाद क्रेडिट नहीं ले सकते हो। अच्छा डेबिट नोट के रेस्पेक्ट में सेम प्रोविजन है, उस डेबिट नोट के रेस्पेक्ट में ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस का भी इशू हुआ, उससे अब हमें कोई कंसर्न नहीं है। नेक्स्ट है क्या सर, ये सेक्शन में 16 पूरा खत्म होता है। अब रूल नंबर 86A बोलता है कंडीशन ऑफ यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अगर कमिश्नर या एनी अदर ऑथराइज्ड ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर के पास रीजन टू बिलीव है कि साहब आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी, क्या जिससे टैक्स इनवॉइस लिया है, टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट या एनी अदर प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट, वो पर्सन जो सप्लायर ऑफ गुड्स या सर्विस था उसने जो बिल इशू किया भाई वो बोगस बिल था। कैसा है, मतलब या तो दैट सप्लायर वाज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट, या वो ऐसे प्लेस ऑफ बिजनेस से बिजनेस कर रहा था विच इज नॉट अ डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, या फिर सर आपको गुड्स और सर्विस बहुत रिसीव ही नहीं हुआ, या फिर आपको टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट रिसीव ही नहीं हुआ, या रेसिपिएंट जो क्रेडिट क्लेम कर रहा है भाई साहब वो डमी पर्सन था, मतलब वो ही वाज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट एंड सर सरकार और गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं हुआ है। तो ऐसे केस में, इन सारे केसेस में गवर्नमेंट के पास पावर है, कमिश्नर के पास पावर है कि उसको रेस्ट्रिक्शन लगा दे, उस एसएससी पे रेस्ट्रिक्शन लगा दे कि इतने अमाउंट का आप क्रेडिट यूटिलाइज नहीं कर सकते, मतलब इतने अमाउंट का आप डेबिट एंट्री नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से यूज नहीं कर सकते इस अमाउंट को। पर हाँ अगर कमिश्नर सेटिस्फाइड है कि उसने कंडीशन फुलफिल कर ली, साहब ऐसा जो हमको लगा था वो सही नहीं था, मतलब एसएससी जेन्युइन था और सारी कंडीशन फुलफिल करता है वो, तो ऐसे केस में वो अलाउ कर सकता है क्रेडिट। और हाँ ये रेस्ट्रिक्शन अगर कमिश्नर ने लगाई है तो ऐसे केस में दिस रेस्ट्रिक्शन कैन एग्जिस्ट फॉर ओनली 1 ईयर। क्लियर? 1 ईयर के अंदर डिपार्टमेंट को केस क्लोज करना पड़ेगा। ओके सेक्शन नंबर 16 सॉरी रूल नंबर 86B ये था रूल नंबर 86A। अब आ रहा है 86B, ये बोलते हैं कि बड़े लोगों के लिए मतलब अगर किसी एसएससी का किसी पर्टिकुलर मंथ में वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अदर देन एग्जाम सप्लाई एंड अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई अगर एक्सीड करता है 50 लाख तो उसके लिए ही रूल नंबर 86B एप्लीकेबल है। उसको बोल दिया क्या, बाय फॉर पेइंग द जीएसटी लायबिलिटी you cannot use more than 99% of the electronic you cannot pay your liability। सर मैं लैंग्वेज चेंज करके बोलता हूं, मतलब जितनी लायबिलिटी, मान लो 1 करोड़ की लायबिलिटी आपकी, तो सर 1 करोड़ की लायबिलिटी के लिए मैक्सिमम आप 99 लाख का ही आप आईटीसी यूज कर सकते हो, मतलब मैक्सिमम 99% ही लायबिलिटी आप पे कर सकते हो यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। एटलीस्ट 1% आपको कैश लेजर के थ्रू टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन अ पर्टिकुलर मंथ इज मोर देन ₹50 lakhs अदर देन एग्जाम सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई, अगर आपका वैल्यू है किसी पर्टिकुलर मंथ में तो उस पर्टिकुलर मंथ में ये रेस्ट्रिक्शन अप्लाई होगी रूल नंबर 86B की। पर ये रेस्ट्रिक्शन इन लोगों पर अप्लाई नहीं होगी सर, किन पर, यहां पे दिया रखे फर्स्ट अगर जो मालिक की कंपनी का मतलब इनके सब प्रॉपर्टी फर्म प्रॉपर्टर हो गया, पार्टनर हो गए, सर डायरेक्टर हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, सर ट्रस्ट वगैरह है तो सर उसके ट्रस्टी वगैरह हो गए, इनके केस में अगर इन्होंने पिछले 2 सालों में मोर देन 1 लाख एज इनकम टैक्स पे किया हुआ है तो सर उन एसएससीज पर ये रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी। या फिर आपको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 1 लाख का आईटीसी का रिफंड क्लेम हुआ है, या तो आपका जीरो रेट सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में आपने आईटीसी का रिफंड लिया है, या आपने इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में मोर देन ₹1 लाख का रिफंड क्लेम किया है, तो सर इसका मतलब आप जेन्युइन पर्सन हो, आपके केस में रिकॉर्ड्स वगैरह ऑलरेडी चेक कर रहे हैं, या फिर 99% वाली रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी। या फिर ऑलरेडी
सर करंट मंथ मान लो चल रहा है कौन सा, फॉर एग्जांपल अक्टूबर चल रहा है, तो सर अप्रैल से लेके अक्टूबर तक आप क्यूमुलेटिवली अगर कैलकुलेट करोगे तो क्यूमुलेटिवली आपका टोटल लायबिलिटी का एटलीस्ट 1% आप ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पे कर चुके हो, तो करंट मंथ में आपको जरूरी नहीं है कि वो 99% वाली रेस्ट्रिक्शन लगे, सर वो रेस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। एंड अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या लोकल अथॉरिटी या स्टेटरी बॉडी हो तो ऐसे केस में आप पे रेस्ट्रिक्शन वैसे भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये लोग वैसे भी इस तरह का गड़बड़ नहीं करेंगे। ये बोगस बिल के ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो आईटीसी पास ऑन कर रहे थे वन डमी एंटिटी से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर, सर उसको कंट्रोल करने के लिए रूल नंबर 86A और 86B इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने। और हाँ, यह गवर्नमेंट को बोल दिया क्या, कमिश्नर के पास पावर है कि सर वो चाहे तो आफ्टर सच वेरिफिकेशन वो अलाउ कर सकता है यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट मोर देन 99% ऑल्सो। ओके सर, आइए अब हमारे सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट। सरकार बहुत ही शानदार पॉइंट है, इसका कोई ना कोई पॉइंट तो एग्जाम में आपको मिल ही जाता है सर। सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 5 बोलता है क्या, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन सेक्शन नंबर 16(1) और 18(1), मतलब इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ये गुड्स काम आए या ना आए, ये फॉलोइंग गुड्स और सर्विसेज काम आए या ना आए बिजनेस के लिए, वी डोंट केयर, फॉलोइंग के रेस्पेक्ट में कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। सर सबसे पहला पॉइंट क्या है सर, मोटर व्हीकल्स हैविंग, अच्छा मोटर व्हीकल्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैसेंजर हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर, मतलब अप टू 13% का कैपेसिटी वाला, भले वो बाइक हो भले वो कार हो, सर इनका क्रेडिट नहीं मिलेगा, भले वो ऑफिस के यूज में काम आ रहा, वी डोंट केयर। पर हाँ, मोर देन 13% वाला व्हीकल है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्रेडिट लीजिए अगर आपके बिजनेस से कमा रहा तो, या आपका ट्रक है या कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट का वाला व्हीकल है उसके लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है, दिस इज पैसेंजर व्हीकल अप टू 13 पैसेंजर्स के लिए, क्लियर, इंक्लूडिंग ड्राइवर मिला के 13 पैसेंजर तक का व्हीकल है तो नहीं मिलेगा क्रेडिट। पर 3 एक्सेप्शनल केस में आपको क्रेडिट मिल जाएगा। फर्स्ट, इफ यू आर एंगेज इन फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स, सेकंड सर आप अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस दे रहे हो, या थर्ड आप कार ड्राइविंग स्कूल, सर कार चलाना सिखाते हो तो ऐसे केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा, अदरवाइज आईटीसी नहीं मिलेगा। सेम पॉइंट इज फॉर वेसल एंड एयरक्राफ्ट, अगर आपने कोई वैसे ही एयरक्राफ्ट परचेज किया आपके बिजनेस के लिए तो भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं सर, कुछ भी हो जाए बिजनेस के लिए काम आए ना आए कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट फॉलोइंग 4 केसेस, 4 केस में मिलेगा आपको क्रेडिट, वरना क्रेडिट नहीं मिलेगा। फर्स्ट, अगर आप ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए उस वेसल या एयरक्राफ्ट को यूज कर रहे हो तो क्रेडिट मिल जाएगा, और सेकंड बोलता है क्या, अगर फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज आप कर रहे हो तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। फर्स्ट वही सारे पॉइंट ऊपर जो लिखे थे, फर्दर सप्लाई ऑफ सच वेसल या एयरक्राफ्ट में आप एंगेज्ड हो, सेकंड सर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, थर्ड आप सर एयरक्राफ्ट उड़ाना सिखा रहे हो या आप नेविगेटिंग ऑफ दी वेसल सिखा रहे हो, मतलब ट्रेनिंग दे रहे हो आप लोगों को, तो ऐसे केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा, हमें कोई दिक्कत। फिर बोल दिया क्या भाई साहब, जिस वेसल एयरक्राफ्ट या व्हीकल का आपको क्रेडिट नहीं मिलता है उसका अगर आपने सर्विसिंग कराया, रिपेयर मेंटेनेंस कराया, या आपने जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज ली, या ऐसे व्हीकल को वेसल एयरक्राफ्ट को आपने रेंट पे लिया, हायरिंग रेंटिंग और लीजिंग ऑफ सच मोटर व्हीकल वेसल या एयरक्राफ्ट जिनका आपको आईटीसी नहीं मिलता, सर ऐसे जिन एसएससीज को इनका आईटीसी नहीं मिलता उनको रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल लिया, रेंटिंग ऑफ व्हीकल लिया, रेंटिंग ऑफ वेसल एयरक्राफ्ट लिया, या जनरल इंश्योरेंस कराया, या आपने सर्विसिंग रिपेयर मेंटेनेंस कराया, उनका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर अगर आप वो एक्सेप्शन में कवर होते हो जिनको मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट का क्रेडिट मिलता है उनको इनके सर्विसिंग रिपेयर मेंटेनेंस का भी क्रेडिट मिलेगा। पर हाँ, 2 एक्सेप्शन है इसके, सर जनरल इंश्योरेंस एंड सर्विसिंग रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस का क्रेडिट मिल जाएगा अगर आप मैन्युफैक्चरर हो इन वेसल एयरक्राफ्ट या व्हीकल के, या आप एक इंश्योरेंस कंपनी हो और आपने उन व्हीकल्स वेसल या एयरक्राफ्ट का इंश्योरेंस कराया है, तो ऐसे केस में सर इन इंश्योर्ड व्हीकल्स वेसल एयरक्राफ्ट के लिए अगर आपने सर्विसिंग रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस ली या जनरल इंश्योरेंस सर्विस ली री इंश्योरेंस के फॉर्म में तो क्रेडिट मिल जाएगा, कोई लोड नहीं सर। देन आइए क्या, सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 5 क्लोज नंबर बी कि साहब ये पर्सनल कंजम्पशन वाली गुड्स इनका कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। फूड एंड बेवरेजेस, ओहो बेवड़े नहीं, ओ बेवड़े पे तो जीएसटी है ही नहीं रहे सर, क्रेडिट की बात तो आती नहीं, पर फिर भी फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, क्लिनिकल एंड कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी सर्विसेज, leasing, renting and hiring of motor vehicle, vessel, aircraft which are covered in clause number A और AA। एंड सर ध्यान दीजिएगा, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने एम्प्लॉइज के लिए लिया है कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला इनका, एक्सेप्ट अगर आपने सेम कैटेगरी ऑफ इनवर्ट सप्लाई लिया है टू प्रोवाइड द सेम कैटेगरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, या एज एन एलिमेंट ऑफ द कंपोजिट या मिक्स सप्लाई के लिए आपने सेम कैटेगरी ऑफ इनवर्ट सप्लाई लिया और आपके आउटवर्ड सप्लाई में ये कंपोनेंट बन रहे हैं एज ए कंपोजिट या मिक्स सप्लाई, तो क्रेडिट मिल जाएगा, नहीं तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। देन मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, सर आपने अपने एम्प्लॉइज के लिए कोई क्लब का मेंबरशिप लिया, कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। देन ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज ऑन वैकेशन सच एज होम और लीव ट्रैवल कंसेशन, तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर ये तीनों आपने सर्विसेज लिए, ये सारे इनवर्ट सप्लाई लिए, क्यों? क्योंकि किसी लॉ ने आपके लिए ऑब्लिगेटरी किया था कि आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा अपने एम्प्लॉइज के लिए, और उसकी वजह से अगर आपने ये परचेज किया तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इधर कई बार आता है हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, या सर मान लो आउटडोर कैटरिंग सर्विस ली और वहां पे क्वेश्चन के एंड में देख लीजिएगा कहीं ये लिखा तो नहीं कि किसी पर्टिकुलर एक्ट की वजह से ये कंपलसरी था एसएससी को प्रोवाइड करने के लिए, तो ऐसे केस में आईटीसी मिल जाएगा, नहीं तो आईटीसी नहीं मिलता बेटा। ओके सरकार। देन आता है क्या,
क्लोजमा सीओडी, पर क्लोजमा सीओडी को याद करने से पहले आपको याद करना पड़ेगा क्या, आखिर 10 का क्रेडिट क्यों मिला। तो ऊपर जो मैंने इमेज लिखी, बिलीव इन योरसेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल, अब मैं आपके ले रहा हूं क्या, 10 का क्रेडिट क्यों मिला। सर पहले आप याद करिए क्या, कंस्ट्रक्शन केस में आपको क्रेडिट क्यों मिलेगा सर, अगर आप कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो ही आपको आईटीसी मिलने वाला, नहीं तो कोई भी कंस्ट्रक्शन का क्रेडिट आपको नहीं मिलने वाला। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली बिल्डिंग क्या है, इम्यूल प्रॉपर्टी है सर, इम्यूल प्रॉपर्टी पे कोई जीएसटी नहीं लगता, अनलेस अगर आप कंस्ट्रक्शन सर्विस किसी के लिए प्रोवाइड कर रहे हो या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस आप दे रहे हो तो आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ इम्यूल प्रॉपर्टी में जो भी सीमेंट काम आया, गुड्स काम आया, सर्विसेज काम आई, इन सबका आपको आईटीसी मिलेगा, नहीं तो आईटीसी नहीं मिलेगा सर। पर हाँ, अगर आपने कोई प्लांट और मशीनरी, आई रिपीट, अगर आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी का सर इरेक्शन करवाया, आपने प्लांट मशीन इंस्टॉल करने के लिए कोई फाउंडेशन बनाया या उसके लिए कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया, सीमेंट स्टील वगैरह कोई भी गुड्स काम आया तो इनको आईटीसी मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर, ओके सर ध्यान दीजिएगा बेटा, the term construction includes repair, maintenance, renovation and alteration of the building अगर वो कैपिटलाइज हो रहा है इन दी सेड इम्यूल प्रॉपर्टी, अगर आपने इम्यूल प्रॉपर्टी का रिपेयरिंग मेंटेनेंस वगैरह कराया है और उसको अगर आपने कैपिटलाइज किया है इन दी इम्यूल प्रॉपर्टी, तो ऐसे केस में उस रिपेयरिंग में जो गुड्स या सर्विसेज काम आई उसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर अगर रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग, आपके ऑफिस की बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग का रिपेयरिंग आपने कराया है, जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया है, रेवेन्यू का खर्चा था, तो ऐसे केस में उस रिपेयरिंग में, उस रिनोवेशन में, उस ऑल्ट्रेशन में जो भी सीमेंट स्टील या सर्विसेज काम आई कंस्ट्रक्शन की, उन सब का आपको आईटीसी मिल जाएगा, कोई लोड वाली बात नहीं भाई। देन सर आपने ऐसा कोई इन्वर्ट सप्लाई लिया है जो किसी लिए आपने कंपोजिशन स्कीम सप्लायर से, अरे भाई सप्लायर ने कंपोजिशन स्कीम ले रखा है तो हमको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा सर। ध्यान दीजिएगा, वैसे भी वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करता, वो तो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। देन आप अगर एक एनआरटीपीओ, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम सर। देन आपने अगर कोई पर्सनल कंजम्पशन के लिए कोई गुड्स या सर्विसेज परचेज करी, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। देन वेरी इंपॉर्टेंट क्लोज, सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 क्लोज नंबर H, गुड्स which are lost, stolen, destroyed or written off or disposed of by way of gift or free samples, तो कोई आईटीसी नहीं मिलने वाला है सर। एंड लास्ट पॉइंट, सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 क्लोज नंबर I बोलता है क्या, अगर आपने कोई टैक्स पे किया है इन पर्संस ऑफ सेक्शन नंबर 74, 129 और 130, तो कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये फ्रॉड वाले केस है साहब, चोर को पकड़ लिया और बोलते हो क्या अब टैक्स पे कर दिया, अब क्रेडिट दो, सर कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। ऐसे चोर ने अगर आपको टैक्स पे करके डेबिट नोट रेज किया, उस डेबिट नोट के बेस पे कस्टमर को कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। देन सर्कुलर पे जाइए सर, सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट पूरा कवर होता है सर। अब सर इसके सर्कुलर देर के दो रिलेटेड सर्कुलर मैं बताता हूं। फर्स्ट, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए बोल दिया क्या, अगर उन्होंने मोल्ड्स, डाइस, जिग्स, फिक्सचर्स सर किसी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को सप्लाई की है, तो सर ऐसे केस में वो जॉब वर्कर के यहाँ गुड्स भेजा है, एक तरह से वो जॉब वर्कर है ना यार, तो जॉब वर्कर क्या है, जो आपने कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर के आपने मोल्ड्स, डाइस भेजे, तो सर वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे, आईटीसी आपको मिलेगा, आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। पर वो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर जब वो गुड्स लौटाएगा आपको, उसने जो अपने सर्विसेज का बिल लिखा होगा, उसके बिल पे जो जीएसटी चार्ज किया होगा, उसका भी आपको आईटीसी मिलने वाला है, क्योंकि मोल्ड्स, डाइस आपकी खुद की कॉस्ट है, आपकी कॉस्ट में ऐड होगा, आपकी वैल्यू का पार्ट बनेगा, वो जॉब वर्कर की वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। पर हाँ, अगर आप उस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर से, ये कॉन्ट्रैक्ट आपका था कि आप कंपोनेंट परचेज कर रहे हो, उसमें जो मोल्ड्स, डाइस जो लगेंगे वो सब उसके होंगे, तो ऐसे केस में मोल्ड्स और डाइस अगर आपने परचेज कर लिया उसकी बिहाफ पे, तो ये आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं है, ये उसकी वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनेगा। इस पर वैल्यूएशन सर सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 2 क्लोज नंबर B के अकॉर्डिंग। और सर ऐसे केस में उस मोल्ड्स, डाइस पे जो जीएसटी पे किया होगा उसका आईटीसी उसको मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसकी कॉस्ट का पार्ट था, हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं है। क्लियर, डन। और वो जो बिल बना के देगा वो कंपोनेंट का बिल बना के देगा, कंपोनेंट का बिल बना के देगा, उस पर जो जीएसटी लगाएगा उसका हमको आईटीसी मिल जाएगा सर। देन सर्कुलर आ रहा है क्या, सेल्स प्रमोशन स्कीम के लिए, सेल्स प्रमोशन स्कीम में सर जो वेरियस फंडा होते हैं उसमें क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फर्स्ट क्या, फ्री सैंपल्स एंड गिफ्ट्स, सबसे पहली बात, अगर आपने किसी को फ्री सैंपल दिया है, गिफ्ट दिया, तो सर आपको पता है सर फ्री सैंपल या गिफ्ट देने पर सर अभी हमने पढ़ा ऊपर क्या, सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 क्लोज नंबर H में, कि अगर आपने किसी भी गुड्स को एज ए डिस्पोज ऑफ कर दिया एज ए गिफ्ट और फ्री सैंपल, तो ऐसे केस में आपको आईटीसी नहीं मिलने वाला। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज डॉक्टर्स को फ्री मेडिसिन सप्लाई करती है सर, ऐसे केस में आपको कोई आईटीसी नहीं मिलने वाला है। उन दवाई को बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल वगैरह काम है उसका आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। देन सरकार बाय वन गेट वन फ्री ऑफर, अगर आपने बाय वन गेट वन फ्री ऑफर दिया है तो सर देयर इज नथिंग फ्री, ये फ्री सैंपल नहीं है सर। क्या हुआ, एक शर्ट के परचेज पे एक शर्ट फ्री मिलेगा, तो आपने 2 शर्ट का प्राइस कंबाइन करके दिया है, देयर इज नथिंग फ्री सर, इसलिए वहां पे कोई आईटीसी रिवर्सल की बात नहीं आएगी सर। वो जो प्राइस जो चार्ज करिए आपने, मान लो 1000 रुपए में आपको 2 शर्ट मिल गए, तो ये मानेंगे 1000 इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर 2 शर्ट्स, और सर उस पर जीएसटी लगेगा, एंड सर आपके परचेज पे जो भी टैक्स पे किया होगा उसका आईटीसी मिलेगा, कोई रिवर्स करने की बात नहीं आएगी। देन डिस्काउंट्स इंक्लूडिंग बाय मोर सेव मोर ऑफर, सर बाय मोर सेव मोर मतलब अगर आपने साल भर में 10 लाख का परचेज किया तो इतना आपको डिस्काउंट मिलेगा, साल भर में इतना परचेज किया तो इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो ये एट द टाइम ऑफ सप्लाई इटसेल्फ आपको डिस्काउंट पता था इतना होने वाला है, तो फ्यूचर में आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे ये वैल्यू में से एक्सक्लूड होगा,
क्लियर, क्रेडिट नोट इश्यू करेंगे और ऐसे केस में आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, आपकी मतलब वो सप्लाई की वैल्यू कम हो जाएगी एंड रेसिपिएंट को उतना प्रोपोर्शनल आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। एंड सेकेंडरी डिस्काउंट, अगर आपने एडोक बेस पे डिस्काउंट दिया कभी फ्यूचर में जाके, आप खुश हो गए आपने बाद में डिस्काउंट दे दिया, तो ये जो वो डिस्काउंट है जो एट द टाइम ऑफ सप्लाई, एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स और सर्विसेज आपको नहीं पता था, जब आपने बिल इशू किया तभी डिफाइन नहीं था कि सप्लाई ये हम डिस्काउंट देंगे कि नहीं देंगे, इसलिए ये वैल्यू में से एक्सक्लूड नहीं होगा। ऐसे केस में केवल और केवल फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इशू करेंगे, ऐसे केस में जीएसटी का क्रेडिट नोट इशू नहीं होगा, जीएसटी की लायबिलिटी में कोई इंपैक्ट इसका नहीं आने वाला है। देन आगे हम सेक्शन नंबर 17 में अपॉर्चमेंट ऑफ द क्रेडिट, रूल नंबर 42, रूल नंबर 43। सर दिल थाम के बेटे का बड़े शानदार पॉइंट है सर ये। सर मान लो मैं मोर देन वन सप्लाईज करता हूं और सारे ही टैक्सेबल है, तो सारे इनपुट सर्विस, सारे कैपिटल गुड्स का मेरे को आईटीसी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। पर अगर मैं मोर देन वन गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करता हूं जिसमें से कुछ क्या है एग्जेम्प्ट और कुछ क्या है टैक्सेबल है, तो जो भी इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स टैक्सेबल में काम है उसका क्रेडिट मिलेगा, एग्जाम में काम है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब सर कॉमन काम है तो क्या करेंगे सर, इनपुट सर्विस के लिए रूल नंबर 42 दिया है, इनपुट और कैपिटल गुड्स के लिए दिया है क्या रूल नंबर 43। पहले हम बात करें रूल नंबर 42 की, दिल थाम के सुनेगा सर, बड़ा अच्छा रूल है, सिंपल सा रूल है, बिल्कुल भी टफ नहीं है बच्चों। तो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में जो रूल नंबर 42, 43 अप्लाई होता है वो आपके सिलेबस में नहीं आता, इसलिए अदर देन कंस्ट्रक्शन में जो काम होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। सरकार सबसे पहली बात सर, रूल नंबर 42 इनपुट और इनपुट सर्विसेज, सर मान लो मेरे मोर देन वन सप्लाईज, एक है मार्कर, मान लो ये मार्कर है और ये क्या है पेन एग्जेम्प्ट है, इसमें काम आने वाले इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा, इसमें काम आने वाले इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिलेगा। अब सर मैंने तो पूरे महीने में बहुत सारे इनपुट सर्विस परचेज किए, तो सर टोटल जीएसटी पेड ऑन ऑल द इनपुट सर्विसेज, मान लो ₹10 लाख माइनस करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये कैलकुलेशन चालू हो गई रूल नंबर 42 की, माइनस करेंगे क्या, अगर कोई इनपुट सर्विस एक्सक्लूसिवली पता है कि वो एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस में काम है, हटाओ। कोई इनपुट सर्विस एक्सक्लूसिवली एग्जाम में काम है, हटाओ। सर कोई इनपुट सर्विस सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 में कवर है, हटाओ। सर अब कोई इनपुट और इनपुट सर्विस एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल में काम है, ले लो क्रेडिट। अब जो बचा हुआ क्रेडिट है सर वो क्या है, कॉमन क्रेडिट है, और वो कॉमन क्रेडिट भी एक बार आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर दीजिए, वो क्रेडिट ले लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सर वो क्या है, कॉमन क्रेडिट है। अब जो कॉमन क्रेडिट है उसको प्यार से बोलते क्या, C2 भाई, स्वीटू नहीं, ओ जाने मन सर, C2, हाँ सर, ये केवल एक नाम दिया, डिनोमिनेशन दिया, कोई खास बात नहीं है सर। ये है वो कॉमन क्रेडिट, ये वो इनपुट और इनपुट सर्विस की क्रेडिट है जो डिफाइन नहीं कि इसमें काम आया कि इसमें काम आया, क्लियर। अब ऐसे केस में ये क्रेडिट पूरा तो नहीं मिलना चाहिए, प्रोपोर्शनल मिलना चाहिए, क्या करेंगे E/F, सर एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर इनटू ये C2 करेंगे, तो प्रोपोर्शनल जो अमाउंट आएगा वो आपको आपकी सर जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होगा उसमें से रिवर्स करना पड़ेगा, आपको रिटर्न फाइल करते वक्त इस आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा। ओके सर, ये E/F क्या है, एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, जिस टैक्स पीरियड, जिस महीने का आप ये रिटर्न फाइल कर रहे हो, जिस महीने का आप कैलकुलेशन कर रहे हो उस महीने का टर्नओवर है, और अगर मान लो उस महीने का टर्नओवर किसी वजह से अवेलेबल नहीं है तो प्रीवियस मंथ का आप टर्नओवर ले लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस एक पॉइंट और का है सर, ये E/F करके जो अमाउंट आएगा ये होता है D1, क्लियर। प्लस अगर कोई इनपुट और इनपुट सर्विस कॉमनली बिजनेस और कॉमनली नॉन बिजनेस के लिए भी काम आया, तो ऐसे केस में सर अगर काम आया, तो अगर क्वेश्चन ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो सर D2 कैलकुलेट होता है, D2 होता है क्या, 5% ऑफ C2, क्लियर। वो भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब D1 प्लस D2 क्या होगा, रिवर्स होगा एवरी मंथ, क्लियर। अच्छा ये 5% वाला पॉइंट ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर क्वेश्चन ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो ऐसे केस में अजम्पशन नोट जरूर डाल के आइएगा कि हमने ये अज्यूम किया है कि कॉमन इनपुट सर्विस कोई भी बिजनेस और नॉन बिजनेस के लिए काम नहीं आया है, या वाइस वर्सा, जैसा भी आपको नोट लिखना नोट लिख के दोनों आंसर आई से ही सही करेगा, कोई दिक्कत नहीं सर, क्लियर। अब साहब बात आती है क्या, ये कैलकुलेशन आप हर महीने करेंगे एंड पूरा साल खत्म होने के बाद एवरी मंथ आपने ये कैलकुलेशन करके रिवर्स किया होगा क्रेडिट, पर पूरा साल खत्म होने के बाद एनुअल टर्नओवर लेके वापस से आपको ये E/F वाला जो कैलकुलेशन था, एनुअल टर्नओवर ऑफ एग्जाम सप्लाई डिवाइड बाय टोटल सप्लाई इनटू 12 महीने का पूरा क्रेडिट, कॉमन क्रेडिट जो था वो बेटा, क्लियर। इसे आप कैलकुलेशन करके देखेंगे कितना रिवर्स करना था और कितना रिवर्स किया, जो भी प्लस माइनस करना होगा वो एडजस्ट करेंगे ऑन और बिफोर फाइलिंग द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर आफ्टर द एंड ऑफ द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, क्लियर। पर ध्यान दीजिएगा, मान लो आपने रिवर्सल ज्यादा कर दिया था और एनुअल कैलकुलेशन के हिसाब से रिवर्सल कम होना चाहिए, तो ऐसे केस में यू विल रीक्रेडिट द, आप वो क्रेडिट वापस ले लेंगे, पर वो सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल करने से पहले करना पड़ेगा आपको। एंड सर अगर मान लो रिवर्स कम किया और रिवर्स ज्यादा करना था एनुअल टर्नओवर के हिसाब से, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या करेंगे आप, सर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करेंगे अलोंग विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट विल बी 18% पर annum, कब से, फाइनेंशियल खत्म जब हुआ है वहां से 1 अप्रैल से लेकर जब आप पे करेंगे ये लायबिलिटी तब तक का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 18% पर annum। ओके, अब यहाँ पे 2-3 स्पेशल बातें कही रिगार्डिंग एग्जाम सप्लाईज। अब सर अब जो मैं बात कर रहा हूं रूल नंबर 42, 43 के लिए कॉमन है, नो डाउट 43 हम पढ़ने वाले 2 मिनट बाद, पर सर यहां बोला है क्या, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, भले एग्जाम नहीं फिर भी एग्जाम मानना है, फर्स्ट
अगर आपने कोई सेल ऑफ बिल्डिंग या सेल ऑफ लैंड किया है तो सर जिस वैल्यू पे आपने स्टैम्प ड्यूटी पे करी है उस वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे एग्जिम टर्नओवर के अंदर बेटा। सेकंड, सेल ऑफ सिक्योरिटीज, 1% ऑफ द सेल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज विल बी कंसीडर्ड एज वैल्यू ऑफ एग्जिम सप्लाईज। एंड थर्ड, अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई ऐसा है जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, रेसिपिएंट लायबल है, आप लायबल नहीं हो, तो ऐसे केस में वो वैल्यू ऑफ एग्जिम सप्लाई में काउंट होगा। जो सप्लाई आपने ऐसी आउटवर्ड सप्लाई करी जिसमें रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट लायबल है, वो टर्नओवर आपकी वैल्यू ऑफ एग्जिम सप्लाई में काउंट करेंगे, क्योंकि रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट लायबल है, आप पे लायबिलिटी आएगी नहीं तो आपको क्रेडिट किस बात का, इसलिए उसको एग्जिम टर्नओवर मानते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रूल नंबर 42 और 43। प्लस सर दो ट्रांजेक्शन, अगर ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर आपने कभी किसी को लोन दिया, एडवांस दिया या डिपॉजिट दिया, उसके अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट की इनकम अर्न हुई है, तो वो एग्जम्प्ट सप्लाई होती है, पर फिर भी फॉर द पर्पस ऑफ रूल नंबर 42 43 उसको एग्जम्प्ट टर्म में इंक्लूड नहीं करना है, एक्सेप्ट फॉर अ बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी। एंड सर सेकंड एक्सेप्शन, अगर आप एक शिपिंग कंपनी हो, आप ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय वेसल करते हो फ्रॉम कस्टम्स स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो सर वो सर्विस ऑल्दो एग्जम फ्रॉम जीएसटी है, पर फिर भी उस शिपिंग कंपनी को बेनिफिट देने के लिए सर बोल दिया क्या उसको एग्जम टर्म में इंक्लूड नहीं करना है। अच्छा, ये दोनों ट्रांजेक्शन एग्जम है, फिर भी एग्जम में इंक्लूड नहीं करना है, पर इसको टोटल टर्म में इंक्लूड करना है बेटा। ई अपॉन एफ, ई में इंक्लूड नहीं करना है, एफ में इंक्लूड करना है, ध्यान दीजिएगा बेटा। क्लियर? ओके, देन आता है क्या, ये हो गया आपका रूल नंबर 42 पूरा खत्म। अच्छा, एक बात और सर, अगर आपने अगर आपकी सप्लाईज पर वेट लगता है, स्टेट एक्साइज लगता है, सेंट्रल एक्साइज लगता है या सीएसटी अगर लगता है, तो उसको हम टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे, एग्जाम टर्नओवर में भी इंक्लूड नहीं करेंगे और टोटल टर्नओवर में भी इंक्लूड नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा बेटा ये बात। ओके डन, ये पूरा रूल नंबर 42 खत्म होता है। अब आइए रूल नंबर 43 की तरफ। सर अगर आपको कैपिटल गुड्स के रेस्पेक्ट में अपॉर्चुनिटी करना तो कैसे करेंगे, दिल थाम के बैठेगा। सर मान लो मैंने इस पर्टिकुलर मंथ में, जनवरी महीने में बहुत सारे कैपिटल गुड्स परचेज किए, उसमें बहुत सारा जीएसटी पे किया, वो था मान लो ₹10 लाख। अब कुछ कैपिटल गुड्स ऐसे थे जो एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस में काम आए, घर पे काम आए, भाई एसी वगैरह हटाओ। सर कोई कैपिटल गुड्स मान लो एक्सक्लूसिवली एग्जाम में काम आ रहा है, हटाओ। सर कोई कैपिटल गुड्स सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 5 में कवर हो रहा है, हटाओ। सर कोई कैपिटल गुड्स केवल और केवल टैक्सेबल में काम आए, ले लो क्रेडिट। अच्छा, टैक्सेबल सप्लाई जहां पे वर्ड यूज कर रहा हूं, टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड्स जीरो रेटेड सप्लाई ऑल्सो, क्योंकि जीरो रेटेड सप्लाई भले एग्जाम सप्लाई हो, एग्जाम गुड्स अगर आपने एक्सपोर्ट किया या एसईजेड को सप्लाई किया, उसको भी जीरो रेटेड सप्लाई बोलते हैं और उसको टैक्सेबल सप्लाई की तरह मानते हैं, और उसका भी उसमें काम आने वाले इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का आईटीसी मिलता है, इसलिए उसको टैक्सेबल टर्नओवर में इंक्लूड करते हैं। ओके, अब सर जो बच गया क्रेडिट वो क्या है, कॉमन क्रेडिट। अब वो कैपिटल गुड्स का कॉमन क्रेडिट है बेटा। अब कैपिटल गुड्स की लाइफ होती है ऑन एवरेज कितनी, 5 साल एज पर जीएसटी एक्ट। तो ऐसे केस में बोल दिया क्या, जो कॉमन क्रेडिट है क्या करेंगे भाई, सर एक बार पूरा क्रेडिट ले लो पर पूरा मिलना नहीं चाहिए ना सर, अरे एक बार ले लो, फिर डिवाइड बाय 60 मंथ करेंगे, डिवाइड बाय 60 मंथ करेंगे और 60 मंथ तक ई अपॉन एफ करते जाएंगे, एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर इनटू जो आपका डिवाइड बाय 60 मंथ आया था। जैसे मान लो 6 लाख का क्रेडिट था, 6 लाख डिवाइड बाय 60 मंथ, तो 6 लाख डिवाइड बाय 60 मंथ करेंगे तो 10,000 भी पर मंथ आएगा। आप 10,000 को हर रेस्पेक्टिव 60 मंथ तक एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर इनटू 10,000 करके जो भी अमाउंट आएगा वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में आप हर महीने ऐड करते जाना अलोंग विद इंटरेस्ट। क्लियर? डन। ओके सरकार ध्यान दीजिएगा बेटा। अब यहां पर एक, अच्छा इसमें सिंस से 5 साल तक कैलकुलेशन हो रही है, इसलिए ईयर एंड के बाद कोई वापस से रीकैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, एनुअल टर्नओवर लेके कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा, अच्छा जिस महीने का आप कैलकुलेशन करो उसी महीने का टर्नओवर लेना है, उस महीने का टर्नओवर अगर अवेलेबल नहीं तो प्रीवियस मंथ का आप टर्नओवर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर ईयर एंड के बाद कोई कैलकुलेशन वापस से रीकैलकुलेशन नहीं करनी है कैपिटल गुड्स के केस में। ओके, अब चेंज इन यूज। सर मान लो कोई कैपिटल गुड्स था जो पहले एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई में काम आ रहा था, तो जब परचेज किया होगा तो आपने आईटीसी नहीं लिया होगा। अब मान लो वो कैपिटल गुड्स केवल और केवल किस में काम आ रहा है, सर टैक्सेबल में काम आ रहा है। सर तो ऐसे केस में क्या होगा, उस पे मान लो आपने जीएसटी पे किया था 6 लाख रुपए, तो पूरा 6 लाख आप क्रेडिट ले लीजिए एक बार। सर जो गुड्स एग्जाम था वो टैक्सेबल नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, पहले वो मशीन पहले केवल एग्जाम में काम आ रही थी, अब वो मशीन इसमें काम आ रही है, तो ऐसे केस में जो 6 लाख रुपए आपने टैक्स पे किया था वो पूरा क्रेडिट एक बार ले लीजिए, फिर जितना टाइम वो एग्जाम में काम आया उसका उतने टाइम के लिए आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में उतना अमाउंट ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उतना क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। तो वहां बोल दिया क्या, सर जितना भी उस कैपिटल गुड्स पे जीएसटी पे किया था इनटू 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर क्या करेंगे, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देना, जिस महीने में आप टैक्सेबल के यूज में ले रहे हो बेटा। क्लियर? डन। सेकंड केस, अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया था जो एक्सक्लूसिवली एग्जाम में काम आ रहा था और बाद में थोड़ा टाइम बाद उस मशीन को आप इसके लिए भी यूज ले रहे हो और इसके लिए भी यूज ले रहे हो, तो ऐसे केस में क्या होगा भाई, ओरिजिनल जब मशीन परचेज की था आपने क्रेडिट नहीं लिया होगा, अब पूरा क्रेडिट एक बार ले लीजिए, फिर 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर उस 6 लाख का, 6 लाख इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड ऑन दैट कैपिटल गुड्स जो पहले केवल एक्सक्लूसिवली एग्जाम में काम आ रही थी, अब कॉमन काम आ रही है। तो ऐसे केस में 6 लाख इंटू 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर कैलकुलेट करेंगे और उतना अमाउंट का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देंगे। अब 6 लाख जो है वो क्या है, कॉमन क्रेडिट, क्योंकि वो कॉमन में काम आ रहा है। अब कॉमन क्रेडिट तो उसको कॉमन क्रेडिट में ऐड कर देंगे, फिर उसका डिवाइड बाय 60 मंथ होगा और 6 महीने तक डिवाइड बाय 60 मंथ होगा और 60 मंथ तक ई अपॉन एफ होता रहे, सॉरी
डिवाइड बाय 60 मंथ करेंगे और ड्यूरिंग द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द कैपिटल गुड्स वो ई अपॉन एफ होता रहेगा और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड होता जाएगा बच्चों। क्लियर? तो सर 6 लाख का क्रेडिट था, डिवाइड बाय 60 मंथ 10,000 रुपए आ गया। नाउ 10,000 विल बी अपॉर्शन्ड बाय ई अपॉन एफ फॉर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द कैपिटल गुड्स। मान लो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द कैपिटल गुड्स बचा था 40 मंथ, तो 40 महीने के लिए ई अपॉन एफ होता रहेगा 6 लाख का बेटा। क्लियर? डन। सर केस नंबर 3, अगर मान लो कोई कैपिटल गुड्स केवल पहले काम आ रहा था कि इसमें टैक्सेबल सप्लाई में काम आ रहा था, अब वो कॉमन यूज में काम आ रहा था, क्या करेंगे सर? मान लो 6 लाख वॉज द जीएसटी, इसको कांस्टेंट रखे एग्जांपल को, 6 लाख रुपए जीएसटी आपने पे किया था, परचेज पे आपने क्रेडिट पूरा ले लिया होगा क्योंकि वो पूरा किसमें काम आ रहा था? टैक्सेबल में काम आ रहा था। कुछ टाइम बाद, मान लो 1-2 साल बाद वो काम आ रहा है किसमें? एग्जाम्पल और टैक्सेबल दोनों के लिए काम आ रहा है, कॉमन काम आ रहा है। तो क्या करेंगे? वो 6 लाख का क्रेडिट तो आप ऑलरेडी अवेल कर चुके हो, बस उसको कॉमन क्रेडिट में ऐड कर दो, डिवाइड बाय 60 मंथ कर दो और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द कैपिटल गुड्स के लिए वो क्या हो जाएगा सर? ई अपॉन एफ होता रहेगा। अच्छा, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी बेटा? जब आपने ओरिजिनली परचेज किया था, डेट ऑफ परचेज इनवॉइस जो है आपका बेटा सर, वहां से 60 मंथ काउंट होंगे, जितने मंथ हो गए ठीक है, रिमेनिंग मंथ के लिए ई अपॉन एफ हो जाएगा बच्चों। क्लियर? डन। सर नेक्स्ट केस क्या है? मान लो कोई मशीन केवल और केवल टैक्सेबल में काम आ रही थी और सर 2 साल बाद वो केवल किसमें काम आ रही है? एग्जाम में ही काम आ रही है। तो जब ओरिजिनली परचेज किया, क्रेडिट ले लिया था आपने ऑलरेडी, अब क्या करेंगे? 5% पर क्वार्टर या पार्ट क्वार्टर रखेंगे, रिमेनिंग अमाउंट जो आएगा वो पूरा क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देंगे। सर नेक्स्ट केस, अगर कोई कैपिटल गुड्स केवल कोई कैपिटल गुड्स जब परचेज किया तब कॉमनली काम आ रहा था, आपने पूरा क्रेडिट लिया था, डिवाइड बाय 60 मंथ किया था, ई अपॉन एफ चालू कर दिया था, पर कुछ टाइम बाद वो मशीन केवल और केवल टैक्सेबल में काम आ रही है, तो कुछ नहीं करने का, ई अपॉन एफ करना बंद कर दो बेटा, क्योंकि क्रेडिट तो आप ऑलरेडी ले चुके हो। सर लास्ट केस, अगर कोई मशीन केवल और केवल जब मशीन आपने परचेज किया था वो कॉमनली काम आ रही थी, तो आपने क्रेडिट पूरा लिया था, अब वो केवल और केवल एग्जाम में काम आ रही है, तो क्या करेंगे? जब आपने ओरिजिनली क्रेडिट लिया था, डिवाइड बाय 60 मंथ किया होगा, ई अपॉन एफ चालू होगा बेटा, पर अब सिंस मशीन को केवल इसमें काम आ रही है, तो पहली बात तो ई अपॉन एफ करना बंद कर दो। सेकंड थिंग, 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर कैलकुलेट कर लो, सर उतना क्रेडिट रखो, एक्सेस बैलेंस जो है वो क्या कर दो? एक साथ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दो, क्योंकि रिमेनिंग टाइम के लिए मशीन किसमें काम आएगी? एग्जाम में काम आएगी। भारत माता की जय। ये सारे केस खत्म होते हैं। अब आई होप यू गॉट द एंटायर फंडामेंटल रिगार्डिंग रूल नंबर 43। अच्छा ध्यान देना, यहां पे वो 1 साल वाला फंडा अप्लाई नहीं होता है, ये सेक्शन नंबर 17 पढ़ रहे हैं बेटा। सर हम आगे बढ़ेंगे सेक्शन नंबर 18 में कि सर आपने वो मशीन लास्ट 1 साल में परचेज करेगी तो ही क्रेडिट मिलने वाला है, वो 1 साल का लिमिट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो कोई मशीन आपने केवल और केवल एग्जाम के लिए परचेज करी थी, आपने कोई क्रेडिट नहीं लिया था, 2 साल बाद उस मशीन को आप कॉमन यूज में ले रहे हो, तो 2 साल बाद भी उसका क्रेडिट ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए मालिक, सर सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 4 रेड रूल नंबर 38, सर बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी के लिए बोल दिया क्या? सर इनको एक ऑप्शन दिया कि आप चाहे तो सर रूल नंबर 42 43 फॉलो करें, या फिर सर जितना भी आपने क्रेडिट लिया है वो पूरा क्रेडिट एक बार अवेल करें और उसी महीने में इनपुट हो, इनपुट सर्विस हो, कैपिटल गुड्स हो, उसका 50% रिवर्स कर दो, मतलब उसी महीने में 50% रिवर्स करो, रिमेनिंग क्रेडिट लो, मस्त रहो, भारत माता की जय करो, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आपने ये ऑप्शन लिया है तो मिड ऑफ द फाइनेंशियल में आप चेंज नहीं कर सकते हो। क्लियर? डन। सरकार आइए सेक्शन नंबर 18 की तरफ। सेक्शन नंबर 18 बोलता है क्या? बड़ा ही सुंदर पॉइंट है सर, कि अगर कोई गुड्स पहले केवल किसमें काम आ रहा था साहब? एग्जाम में काम आ रहा था कोई गुड्स पहले एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई में काम आ रहा था, अब वो टैक्सेबल में काम आ रहा है। ध्यान पूरा इधर होना चाहिए बेटा, आपका कंसंट्रेशन इधर रखिएगा बेटा। सर तो क्रेडिट का क्या होने वाला है, अब ध्यान देना बेटा। आपका ये गुड्स पहले एग्जाम था, अब वो टैक्सेबल हो गया, या टैक्सेबल था एग्जिम्ट हो गया। क्लियर? वो कहानी पढ़ रहे हम सर, याद करो चेन, अभी याद आएगी, 2 मिनट लगेंगे सर। मेरा पॉइंट आपसे ये है कि अगर कोई गुड्स आपका आउटपुट सप्लाई क्या था? एग्जाम था बेटा, तो जो भी इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स परचेज किया उसका कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। सर कुछ टाइम बाद वो एग्जामिशन क्या हो गया? विड्रॉ हो गया। नाउ दैट गुड्स बिकेम टैक्सेबल। तो ऐसे केस में जितना भी इनपुट स्टॉक में है, भले वो रॉ मटेरियल फॉर्म में हो, डब्ल्यूआईपी फॉर्म में हो या फिनिश गुड्स फॉर्म में हो, सबका क्रेडिट मिल जाएगा। सर ऑलरेडी परचेज जो कैपिटल गुड्स आप कर चुके हो, जो ऑलरेडी अपने स्टॉक में है उसमें भी क्या करेंगे? 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर लेस करेंगे, रिमेनिंग क्रेडिट आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर ऑलरेडी परचेज करी हुई इनपुट सर्विस जो है उसका कुछ ना हो पाएगा, उसका आप क्रेडिट नहीं ले सकते, पर इनपुट और कैपिटल गुड्स का क्रेडिट आप ले लेंगे। पर यहां पे कंडीशन है सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 2 में कि वो कैपिटल गुड्स हो या इनपुट हो जिसका आप क्रेडिट ले रहे हो, इस केस में सर उसका परचेज इनवॉइस 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। लास्ट 1 साल में जो परचेज किया है उन्हीं इनपुट और उन्हीं कैपिटल गुड्स का आप क्रेडिट ले सकते हो यहां पर। क्लियर? ओके, अभी आपकी गुड्स क्या है? टैक्सेबल है, जो भी नया परचेज करोगे सबका क्रेडिट मिलेगा। वापस वो गुड्स क्या हो गए? मान लो एग्जिम्ट हो गए, तो जितना भी इनपुट स्टॉक में क्रेडिट रिवर्स, जितना भी कैपिटल गुड्स स्टॉक में है उसको सर प्रोपोर्शन क्रेडिट रिवर्स। प्रोपोर्शन कैसे करेंगे सर? सर डिवाइड बाय जितना भी आपने आईटीसी लिया था डिवाइड बाय 60 मंथ करेंगे, मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द कैपिटल गुड्स इन कंप्लीट मंथ। सर 36 मंथ और 10 डेज का लाइफ बचा है, तो 36 मंथ से मल्टीप्लाई कर देना सर। तो 6 लाख वो क्रेडिट जो लिया था वो डिवाइड बाय 60 मंथ इनटू 36, इतना आप आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देना। एंड उसके बाद भी अगर कोई आईटीसी बच जाए तो इट विल लैप्स। क्लियर? डन। आई रिपीट सर, अगर कोई गुड्स टैक्सेबल था अब एग्जिम्ट हो गया, तो जितना भी इनपुट स्टॉक में था, भले रॉ मटेरियल कंडीशन में हो, डब्ल्यूआईपी कंडीशन में हो, फिनिश गुड्स कंडीशन में हो, उसका क्रेडिट रिवर्स।
कैपिटल गुड्स के केस में जितना आपने क्रेडिट लिया था डिवाइड बाय 60 मंथ इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द कैपिटल गुड्स इन कंप्लीट मंथ, इतना रिवर्स, उसके बाद भी अगर कोई बैलेंस बच जाए इट विल लैप्स, और अगर बैलेंस कम पड़ा तो उतना आप टैक्स पे कर देना गवर्नमेंट को उसी महीने में। क्लियर? भारत माता की जय। ओके, अब सर बात करें क्या अगर असेसी ने कंपोजिशन स्कीम लिया था तो और कंपोजिशन से बाहर आ रहा है या वाइस वर्सा, तो क्या होगा? सेम सिस्टम है सर, सेम प्रोविजन है, पर वापस रिपीट हो जाएंगे सर आपके लिए। अगर कोई एसएससी कंपोजिशन स्कीम ले रहा है तो भाई साहब उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, भले इनपुट हो, इनपुट सर्विस हो, कैपिटल गुड्स हो, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर अगर वो कंपोजिशन से बाहर आ गया, बच्चा बड़ा हो गया, टर्नओवर क्रॉस हो गया, या किसी भी कारण से वो कंपोजिशन से बाहर आ गया, तो ऐसे केस में जितना भी इनपुट स्टॉक में होगा, जितना भी कैपिटल गुड्स स्टॉक में होगा, उनका क्रेडिट मिल जाएगा। लास्ट एक साल के अंदर परचेज जो किए होंगे उन्हीं का क्रेडिट मिलेगा। जो ऑलरेडी परचेज करी हुई इनपुट सर्विस है उसका कुछ ना हो पाएगा। पर ध्यान देना बेटा, कैपिटल गुड्स के केस में सर जो ओरिजिनली परचेज पे आपने जो जीएसटी पे किया था माइनस 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर रिवर्स कर देना, मतलब लेस कर देना, रिमेनिंग क्रेडिट ही आपको मिलेगा। इनपुट के केस में रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड सबका क्रेडिट मिलने वाला आपको, जो भी स्टॉक में आपके पास पड़ा है बेटा, जो लास्ट एक साल में परचेज किया उनका। क्लियर? अब आप नॉर्मल स्कीम में हो, जो भी नया परचेज करो, इनपुट हो, इनपुट सर्विस हो, कैपिटल गुड्स हो, सबका क्रेडिट मिलेगा। वापस से मान लो आप कंपोजिशन स्कीम में आ गए अगले फाइनेंशियल ईयर से, तो ऐसे केस में क्या होगा साहब? जितना भी इनपुट स्टॉक में है क्रेडिट रिवर्स, जितना भी कैपिटल गुड्स है स्टॉक में उसका, जितना भी आपने आईटीसी लिया था डिवाइड बाय 60 मंथ इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द कैपिटल गुड्स आउट ऑफ दो 60 मंथ इन कंप्लीट मंथ, सर इतना रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब इतना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा। एंड उसके बाद भी अगर कोई बैलेंस बच जाए आईटीसी का, इट विल लैप्स। भारत माता की जय। सर अब आइए बात करते हैं हम क्या, अगर मान लो एसएससी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं था, रजिस्ट्रेशन करवा रहा है या वाइस वर्सा कैंसिल हो रहा है रजिस्ट्रेशन, तो उस केस में क्या होगा भाई? वो भी हम चेन पढ़ लेते। सर अगर मान लो कोई एसएससी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं था, अब आप भाई साहब जीएसटी में रजिस्टर्ड हो ही नहीं, तो ऐसे केस में सर सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है? सर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन कैन क्लेम द क्रेडिट, तो क्रेडिट तो मिलने वाला है नहीं बेटा। इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स किसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब मान लो एसएससी ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, दिल थाम के सुनेगा, सर अगर आप रजिस्टर्ड नहीं थे, आपने कोई क्रेडिट नहीं लिया था, अब आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, तो उस टाइम पे जो भी इनपुट स्टॉक में है, आई रिपीट इनपुट स्टॉक में है, भले रॉ मटेरियल कंडीशन में हो, डब्ल्यूआईपी कंडीशन में हो या फिनिश गुड्स कंडीशन में हो, उनका क्रेडिट मिल जाएगा जो भी लास्ट एक साल में परचेज किए। पर जो भी कैपिटल गुड्स आपके पास ऑलरेडी परचेज किए हुए पड़े हैं, जो आप जब आप अनरजिस्टर्ड थे उस टाइम अपने कैपिटल गुड्स परचेज किए थे, उनका कोई क्रेडिट अब नहीं ले सकते बेटा आप, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं थे उस टाइम तो। और इनपुट सर्विस जो आप ऑलरेडी परचेज कर चुके हो उसका तो कुछ वैसे भी नहीं हो सकता बच्चा। क्लियर? यहाँ पे केवल इनपुट का क्रेडिट मिल रहा है बेटा। ओके, अब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, अब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, सर टैक्सेबल सप्लाई करो, जो भी नया परचेस करोगे सबका क्रेडिट मिल जाएगा। पर एक दिन अचानक जिंदगी में ऐसा मोड़ आ गया कि आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया? कैंसिल हो गया, या तो आपने कैंसिल करा दिया या डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिया कि आप लाया कि नहीं साहब सर, और रजिस्ट्रेशन क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो ऐसे केस में जितना भी इनपुट स्टॉक में है, भले रॉ मटेरियल कंडीशन में हो, डब्ल्यूआईपी कंडीशन में हो, फिनिश गुड्स कंडीशन में हो, सर ये प्लस जितना भी कैपिटल गुड्स आपके स्टॉक में, ये सब मान लेंगे आपने खुद ने खुद को सप्लाई कर दिया। याद करो शेड्यूल 2 पैरा 4, सर वहां लिखा था ना बिजनेस असेट्स, व्हेन अ पर्सन सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन, तो सारे असेट ये मान लेंगे उसने खुद ने खुद को सप्लाई कर दिया। इसलिए सर सॉरी इसलिए सर इसलिए जितना भी इनपुट स्टॉक में है सर, उन पे जो आपने आईटीसी लिया था वो अमाउंट प्लस कैपिटल गुड्स के केस में जितना भी आपने आईटीसी लिया था डिवाइड बाय 60 मंथ इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द कैपिटल गुड्स इन आउट ऑफ दो 60 मंथ इन कंप्लीट मंथ, जितना भी आपका क्रेडिट बनता है वो उसको कंपेयर करेंगे ओपन मार्केट वैल्यू पे जो जीएसटी बनता है वो विच एवर इज हायर, इतना आपको लायबिलिटी पे करना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर आपको आईटीसी बैलेंस बच जाए तो इट विल लैप्स। क्लियर? डन। अच्छा, ये हो गया क्या रजिस्ट्रेशन। सेक्शन नंबर 18 के साथ में मैंने सेक्शन नंबर 29 सब सेक्शन 5 और 6 भी पढ़ा दिया लिंक करते हुए आपको। ओके सर ध्यान दीजिएगा दिल थाम के, मैंने एक बात और बताई सर, क्या कि जब आप रजिस्टर्ड नहीं थे, आपने जो भी परचेज किया इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स, उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो और वो स्टॉक में आपके पास है तो। पर आप रजिस्ट्रेशन क्यों करा रहे हो? दो कारण, या आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराया या आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन थे। अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराया तो ऐसे केस में जब आपको ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, जिस दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है उस दिन का जो स्टॉक होगा, मतलब उससे एक दिन पहले का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा इनपुट का, उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर केस नंबर 2, अगर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन थे, मान लो 14 फरवरी को आपको लायबिलिटी आई थी रजिस्ट्रेशन की, तो ऐसे केस में आपने अगर विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अगर अप्लाई कर दिया तो सर जिस दिन आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुए थे, मान लो 14 फेब को हुए थे, तो 13 फेब का जो क्लोजिंग स्टॉक था इनपुट का, उसका सारा आपको क्रेडिट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लायबिलिटी भी 14 फेब से चालू होगी बेटा आपकी। क्लियर? पर अगर आपने विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, अगर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन थे, जैसे 14 फेब को आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुए पर तेरी दीवानगी में ऐसे हुए दीवाने भूल गए रजिस्ट्रेशन कराना, तो ऐसे केस में आपको जब ईयर एंड आया 31 मार्च को याद आया भाई साहब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, आपने 4 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, सर 10 अप्रैल को मान लो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला आपको, तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है 10 अप्रैल को, उससे एक दिन पहले
9 अप्रैल को जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसी इनपुट का आपको क्रेडिट मिलेगा, वो भी लास्ट एक साल में जो परचेज किया उसका। पर ध्यान देना बेटा 14 फेब से लेकर 9 अप्रैल तक जो गुड्स आप बेच चुके हो उस पर जीएसटी तो पे करना पड़ेगा, पर उसके परचेज पे जो भी आपने जीएसटी पे किया उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। यहाँ पे लॉस हो रहा है बेटा आपको। क्लियर, डन। प्लस आपने लेट रजिस्ट्रेशन कराया उसकी पेनल्टी भी 100% टैक्स इन्वॉल्व, जो सप्लाई किया आपने उसका पेनल्टी भी पे करना पड़ेगा आपको सर। ओके सरकार, ये सारे पॉइंट मैंने एक साथ आपको समझा दिए, शायद आपको समझ में आ गया। ओके सर, सेक्शन नंबर 18 के अंदर एक दो बातें और है वो भी साथ में बढ़ा देता हूं मैं। अच्छा, सबसे पहली बात, आप जब इन सारे केसेस में जो मैंने 3 केस बताए, आपके गुड्स एग्जाम थे, टैक्सेबल हो गए या वाइस वर्सा, कंपोजिशन स्कीम में थे, नॉर्मल स्कीम में आ गए या वाइस वर्सा, आप रजिस्टर्ड नहीं थे, रजिस्ट्रेशन कराया या वाइस वर्सा, इन सारे केस में जब आईटीसी लेते हो या रिवर्स करते हो वहां पे फॉर्म क्या होता है वो बताता हूं मैं। सर जब आप आईटीसी के लिए एलिजिबल होते हो, जब आपको आईटीसी लेना होता है तो वहां पे बोल दिया कि आपको फॉर्म नंबर सर जीएसटी आईटीसी 01 फिल करना होगा विदिन 30 डेज। जिस दिन आप एलिजिबल हुए आईटीसी के उसके 30 दिन के अंदर स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 01, तब जाके आप एलिजिबल होंगे क्रेडिट के लिए। ध्यान दीजिएगा बेटा। सेकंड थिंग, अगर आप जो अमाउंट ऑफ क्रेडिट ले रहे हो वो अगर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी मिला के एक्सीडिंग ₹2 लाख हो रहा है तो सर इस एक प्रैक्टिसिंग सीए या कॉस्ट अकाउंटिंग का सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा कि सर जो क्रेडिट ये एलिजिबल है वो हमने सर्टिफाई किया और सही है सर क्रेडिट है। ओके सरकार, अब बात कर रहे हैं क्या, जब आपको इन सारे केस में क्रेडिट रिवर्स करने की बात आती है सर, क्रेडिट जब रिवर्सल की बात आती है तो सबसे पहली बात आपको फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 03 फिल करना पड़ता है विदिन 60 डेज 60। क्लियर, आपको स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा इन इनका हमने क्रेडिट रिवर्स किया जो हमारे स्टॉक में थे। क्लियर। सेकंड थिंग सर ध्यान देना बेटा, आपने परचेज पे जो जैसे रॉ मटेरियल जितना परचेज किया उस पर जो क्रेडिट लिया था वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, पर मान लो कभी परचेज इनवॉइस अवेलेबल नहीं है तो उनका जो मार्केट वैल्यू होगा उसके करंट मार्केट वैल्यू जो होगा उसके हिसाब से जो जीएसटी बनता है उतना आपको रिवर्स करना पड़ेगा और उसका एक सर्टिफिकेट भी आपको लेना पड़ेगा प्रैक्टिसिंग सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट से कि इसने जो मार्केट वैल्यू लिया वो सही लिया साहब। क्लियर, डन। अब सर ये था फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 03 जिसके थ्रू आपको रिवर्स करना पड़ेगा क्रेडिट को। भारत माता की जय। ओके सर, अब 2-3 बातें और सर ध्यान दीजिएगा बेटा। रूल नंबर 41, रूल नंबर 42 ये भी पढ़ा देता हूं आपको। अच्छा, उससे पहले सर एक और पॉइंट आता है इसमें, सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 6, सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 6 पहले मैं पढ़ा रहा हूं आपको। सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 6 बोलता है कि अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स प्लांट मशीनरी परचेज किया और परचेज करने के बाद थोड़ा टाइम बाद आपने उसको बेच दिया तो ऐसे केस में सर जब मशीन को आप कितना क्रेडिट मिलेगा, थोड़ा क्रेडिट मिलेगा, थोड़ा नहीं मिलेगा, थोड़ा कितना नहीं मिलेगा सर जितना आपने परचेज पर जीएसटी का क्रेडिट लिया था -5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर लेस करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट जो आएगा वो या रिमेनिंग अमाउंट जो है वो या एक्चुअल टैक्स पेबल ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सच कैपिटल गुड्स सोल्ड व्हिचएवर इज हायर, इतना आपको पे करना पड़ेगा। भले वो मशीनरी आपने परचेज करने के बाद में यूज में ली नहीं ली, वी डोंट केयर, भले वर्किंग कंडीशन बेच रहे हो या एज ए स्क्रैप बेच रहे हो, सेम फंडा लगेगा सर। पर रिफैक्टरी ब्रिक्स, मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स अगर आपने यूज करके एज ए स्क्रैप अगर बेचे हैं तो सिंस उनकी लाइफ ऑलरेडी बहुत कम होती है इसलिए वहां पर डायरेक्टली एज ए स्क्रैप अगर आपने इनको बेचा है मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर और रिफैक्टरी ब्रिक्स को, तो सर उनकी जो सेल प्राइस है, ट्रांजैक्शन वैल्यू है, उस पर जो जीएसटी बनता है केवल उतना ही पे करना पड़ेगा आपको 5% पर क्वार्टर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी लाइफ बहुत वैसे भी कम होती है सर। आइए सर रूल नंबर 41 की तरफ बात करते हैं हम। सर अगर कभी अमलगमन मर्जर टेक ओवर वगैरह हुआ है या डी मर्जर हुआ है तो ऐसे केस में आईटीसी ट्रांसफर हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है साहब, क्योंकि सर गवर्नमेंट की आईज में तो सर क्या हो रहा है, वो बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है, केवल रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज हो रहा है साहब। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट बोल दिया फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 02 फिल करके, फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 02 फिल करके आप आईटीसी ट्रांसफर कर सकते हो टू दी ट्रांसफरी। ट्रांसफर को क्या करना पड़ेगा, अपने जीएसटी पोर्टल पर जाके जीएसटी आईटीसी 02 नंबर का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, एक सीए का सर्टिफिकेट, सीए या कॉस्ट अकाउंटिंग का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा कि यहाँ पे सारे असेट के साथ सारी लायबिलिटीज भी ट्रांसफर हुई है एंड सर आईटीसी यहाँ से वो ट्रांसफर करेगा और रेसिपिएंट अपने पोर्टल पे जाके उसको एक्सेप्ट करेगा, सारा क्रेडिट उधर ट्रांसफर हो जाएगा। और हाँ, अगर कभी भी केस बन रहा है किसका, डी मर्जर का, तो सर पहले 2 दिल जुड़े थे अब 2 अलग दिल बन रहे हैं, तो सर ऐसे केस में क्या होगा साहब, हम जुदा हो रहे हैं, तो सर जुदा अच्छे से होंगे ना सर, तो वहां बोल दिया क्या, प्रोपोर्शनेट आईटीसी दोनों को पास होगा। मान लो कंपनी ए बी लिमिटेड है, अब ए लिमिटेड अलग बन रही है, बी लिमिटेड अलग बन रही है, तो ऐसे केस में ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का जो वैल्यू ऑफ एसेट्स है, अच्छा वैल्यू ऑफ एसेट मतलब सारे एसेट, भले उनके परचेस पे आपने आईटीसी लिया नहीं लिया, वी डोंट केयर सर, सारे एसेट्स का जो वैल्यू था उस प्रोपोर्शन में हम आईटीसी को डिवाइड करेंगे और सर उतना आईटीसी दोनों को ट्रांसफर होगा थ्रू फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 02। क्लियर, डन। सरकार ध्यान दीजिएगा बात को। अगर एक और बात है रूल नंबर 41A, अच्छा यहां पर एक सर्कुलर भी इशू हुआ, वो भी तुम्हें समझाता हूं साथ साथ में। ये था सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 3 रेड विद रूल नंबर 41। सर सर्कुलर इशू करके बोला क्या, हर स्टेट वाइज डिस्टिंक्ट पर्सन वाइज आपको ये प्रोपोर्शन कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मतलब पेन नंबर वाइज कैलकुलेशन नहीं होता ये, जो सर आपको जो प्रोपोर्शन डिवाइड करना होगा ना, मान लो मेरी एक ब्रांच है सर, मेरी कंपनी ए बी लिमिटेड, अब ए लिमिटेड अलग बन रही है, बी लिमिटेड अलग बन रही है और इनकी ब्रांच महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, झारखंड सब जगह है साहब।
अब हर स्टेट वाइज आपको देखना है वैल्यू ऑफ असेट्स। जैसे राजस्थान में जो ब्रांच है उसकी ए लिमिटेड अलग बन रही है, बी लिमिटेड अलग बन रही है, तो दोनों ब्रांच का जो वैल्यू ऑफ एसेट होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे और उनका प्रोपोर्शन हम करेंगे रेस्पेक्टिवली आईटीसी पास ऑन करने के लिए। मतलब ऑल इंडिया बेस पे वैल्यू ऑफ एसेट नहीं देखना बेटा आपको। सेकंड थिंग, आपको ये कैलकुलेशन जो करनी है ट्रांसफर ऑफ आईटीसी की, ये उन्हीं स्टेट में करनी है जहां पर ट्रांसफर और ट्रांसफर दोनों रजिस्टर्ड है। थर्ड सर, आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी जो भी आपको आईटीसी उनको सम टोटल करिए, उसके बाद प्रोपोर्शन आप करिए एंड जितना अमाउंट मान लो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी मिला के हो रहा है कितना 1 लाख रुपए और 60:40 का रेशियो है। अब मान लो आपको 60:40 में ट्रांसफर करना है तो आपकी मर्जी वो हेड वाला ट्रांसफर कर सकते हो, भले सीजीएसटी पूरा 40,000 ट्रांसफर करना है या सीएसआई में थोड़ा थोड़ा ट्रांसफर करना है, आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं सर। प्लस यहां बोल दिया क्या है भाई साहब कि आप किस दिन का वैल्यू ऑफ एसेट लेंगे। सर ध्यान देना, कभी भी डीमर्जर होता है तो वहां पे अपॉइंटेड डेट ऑफ डीमर्जर होता है, उस दिन जो वैल्यू ऑफ एसेट था उस दिन का वैल्यू ऑफ एसेट लेंगे, उससे हम रेशियो निकालेंगे। अब आईटीसी से पास ऑन करना है तो आईटीसी का बैलेंस किस दिन देखना है, जिस दिन आप फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 02 फाइल करते हो उस दिन जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपके पास बैलेंस है उस बैलेंस को आपको उस रेशियो में पास ऑन करना है, जिस रेशियो जो रेशियो था वैल्यू ऑफ एसेट का एज ऑन द अपॉइंटेड डेट ऑफ डीमर्जर। क्लियर? शायद आपको याद आ गया होगा पूरा सर्कुलर बच्चों। आइए रोल नंबर 41A। सर मान लो मेरा महाराष्ट्र में एक रजिस्ट्रेशन है, महाराष्ट्र में मेरी 10 ब्रांच है सर, मैंने एक प्लेस को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा रखा है, बाकी को एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस दिखा रखा है। अब मेरे को सबका ही अलग अलग नया रजिस्ट्रेशन लेना है, तो क्या करने का, पहले सिंगल रजिस्ट्रेशन था तो ऐसे केस में सबका क्रेडिट भी एक जगह था, अब सबका अलग अलग रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो सबका अपना अपना क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ऐसे केस में जिस दिन हम नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं उस दिन वैल्यू ऑफ एसेट क्या है उसके अकॉर्डिंग सबको हम आईटीसी पोर्शन कर देंगे एंड फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 02A, फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 02A फिल करके हम क्या करेंगे, आईटीसी पास ऑन कर देंगे रेस्पेक्टिव ब्रांच को। बेटा ये सेम पर्सन, सेम पेन नंबर वाला पर्सन अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को आईटीसी पास ऑन कर रहा है, अगर उसने नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो अपने ब्रांचेस के लिए। तो क्लियर? डन। भारत माता की जय। अच्छा, इन सारे केस में ध्यान रखना, रेसिपिएंट अपने जीएसटी पोर्टल पे जाके उस क्रेडिट को एक्सेप्ट करेगा, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट आ जाएगी। क्लियर? डन। हाउ आईटीसी इज यूटिलाइज, वेरी गुड पॉइंट। सरकार ध्यान दीजिएगा, शायद इनपुट टैक्स क्रेडिट धड़ाधड़ चल रहा है और धड़ाधड़ आप दिमाग पूरा कॉन्सेंट्रेशन से सुन रहे हो, और सर आपको पता है क्या सर, पूरा ध्यान इधर होगा तो ही आपको 10 का क्रेडिट मिलेगा। अब सर क्रेडिट कैसे यूटिलाइज करनी है, सर यहां पे दे रखा है क्या, सबसे पहली बात आपको याद है क्या, आईटीसी कैसे यूटिलाइज करनी है, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, आईजीएसटी का आईटीसी सबसे पहले कंज्यूम होना चाहिए। आईजीएसटी का आईटीसी पूरा कंज्यूम होगा, उसके बाद ही सी और एस को आप यूज कर सकते हो। आईजीएसटी का आईटीसी कंज्यूम करने के लिए सबसे पहले आपको आईजीएसटी किस में यूज करना है, आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने में काम लेना है। उसके बाद अगर बैलेंस बच गया आईजीएसटी का आईटीसी का तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी को पे करने में आप काम ले सकते हो इन एनी ऑर्डर, इन एनी प्रोपोर्शन। पर ध्यान दीजिएगा बेटा, क्वेश्चन जब बनते हैं उसमें ये ध्यान जरूर रखना कि आपको आईजीएसटी के आईटीसी को पहले यूज करना आईजीएसटी की लायबिलिटी के लिए, उसके बाद जो बैलेंस बच गया उसको सी में यूज ले कि एस में यूज ले या दोनों में यूज ले, वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपकी लायबिलिटी सी और एस की कितनी है और उनका रेस्पेक्टिव आईटीसी कितना है, सो दैट इस आईजीएसटी के आईटीसी को आप इस तरह से यूज कर पाए कि आपका मिनिमम कैश आउटफ्लो हो पाए बेटा। क्लियर? उस अकॉर्डिंग यूज करिएगा बेटा आप। ओके सर, आईजीएसटी का आईटीसी कंज्यूम हो गया, उसके बाद सीजीएसटी का आईटीसी काम आएगा पहले सीजीएसटी की लायबिलिटी के लिए, उसके बाद बच गया तो आईजीएसटी की लायबिलिटी के लिए। एसजीएसटी का आईटीसी अगर है तो एसजीएसटी में काम आएगा, पहले एसजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने में काम आएगा, उसके बाद बच गया तो आईजीएसटी की लायबिलिटी के लिए काम आएगा। एंड सेम इज द केस विद द यूटीजीएसटी का क्रेडिट, पहले यूटीजीएसटी की लायबिलिटी में काम आएगा, उसके बाद आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने में काम आएगा अगर बैलेंस बचता है तो। पर सीजीएसटी और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी आपस में काम नहीं आते, आपको पता है बच्चों। अच्छा एक बात और सर, फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ आईजीएसटी की लायबिलिटी है उसको पे करने के लिए पहले आप आईजीएसटी का आईटीसी काम लेंगे, उसके बाद सीजीएसटी का आईटीसी काम आएगा और उसके बाद एसजीएसटी का आईटीसी काम आएगा बेटा। क्लियर? तो आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए पहले आईजीएसटी का आईटीसी, फिर सीजीएसटी का आईटीसी काम आएगा, फिर एसजीएसटी का आईटीसी काम आएगा। सर सीजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए पहले आईजीएसटी का आईटीसी काम लेना, क्योंकि आईजीएसटी पूरा कंज्यूम होना चाहिए, उसके बाद अगर बैलेंस बचा लायबिलिटी का तो सीजीएसटी का आईटीसी काम आएगा सीजीएसटी की लायबिलिटी के लिए। सेम इज द केस विद द एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। सर एसजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए पहले आईजीएसटी का आईटीसी काम आएगा, उसके बाद एसजीएसटी का आईटीसी यूज आएगा एसजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए। क्लियर? डन। ये लायबिलिटी को पे कैसे करना वो मैकेनिज्म बढ़ लिया और आईटीसी यूटिलाइज कैसे करना वो हमने देख लिया। सबसे पहले ध्यान रखिएगा बेटा, हमेशा एग्जाम के अंदर आईजीएसटी के आईटीसी को कंज्यूम करना है, ध्यान रखिएगा पहले आप। ओके सरकार, अब आ रहे हैं हम का सेक्शन नंबर 19 143 आई लव यू एंड रूल नंबर 45। सरकार ध्यान दीजिएगा, जॉब वर्कर का सिस्टम दे रखा है सर, सेक्शन 19 143 एंड 45 रूल नंबर, ये सबको मर्ज करके मैं एक साथ पढ़ा रहा हूं साहब। आपको ध्यान देना, अगर कोई भी गुड्स रॉ मटेरियल हो, मतलब इनपुट हो, सेमी फिनिश गुड्स हो या कैपिटल गुड्स हो, अगर आपको जॉब वर्कर के भेजना है आप भेज सकते हो विदाउट पेमेंट ऑफ एनी टैक्स और विदाउट रिवर्सल ऑफ एनी आईटीसी, बट अंडर द कवर ऑफ अ डिलीवरी चालान आपको भेजना पड़ेगा।
और अगर ईवी बिल एप्लीकेबल तो ईवी बिल तो है ही सर, वो अलग चीज है सर। ओके सर, आप डिलीवरी चालान के थ्रू गुड्स भेज सकते हो जॉब वर्कर के यहाँ पे विदाउट रिवर्सल ऑफ एनी क्रेडिट, विदाउट पेमेंट ऑफ एनी टैक्स। ओके, पर कंडीशन क्या है सर? जो गुड्स आपने जॉब वर्कर के यहाँ भेजा है दैट शुड बी रिसीव्ड बैक विद इन 1 ईयर। 1 साल में आपको रिसीव बैक हो जाने चाहिए। और इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स 3 साल का वक्त दिया, 3 साल में कैपिटल गुड्स रिसीव हो जाना चाहिए। पर सर 1 साल और 3 साल में अगर ये गुड्स नहीं आए, अच्छा तो आगे कमिश्नर को पावर दे रखा है कि वो चाहे तो फर्दर आपको एक्सटेंशन दे सकता है, बट दैट एक्सटेंशन कैन नॉट बी फॉर मोर देन 1 ईयर इन केस ऑफ इनपुट, और इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स 2 ईयर्स। मतलब इनपुट में 1 ईयर प्लस 1 ईयर एंड कैपिटल गुड्स के केस में 3 ईयर प्लस 2 ईयर का टाइम मिलता है मैक्सिमम आपको। पर हाँ, इतना टाइम वैसे भी सफिशिएंट होता है जॉब वर्कर से गुड्स मंगाने के लिए। ओके, अब सर बात आती है क्या मोल्ड्स, डाइस, जिग्स, फिक्सचर्स, या सर मोल्ड्स, डाइस, जिग्स, फिक्सचर्स या टूल्स अगर आपने भेजे जॉब वर्कर के यहाँ पे तो आप भेज सकते हो उन गुड्स को विदाउट एनी कंडीशन ऑफ रिसीविंग बैक दोस गुड्स, क्योंकि वो गुड्स क्या होते हैं, कंज्यूमेबल इन नेचर होते हैं। तो गुड्स वापस नहीं भी आए कोई दिक्कत नहीं, कोई रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, अगर आपने इनपुट्स सेमी फिनिश्ड गुड्स या कैपिटल गुड्स जॉब वर्कर के यहाँ भेजे तो जब आपने भेजे आपके यहाँ से, वहां से 1 ईयर या 3 ईयर काउंट करना है। पर अगर आपने सर सप्लायर को बोला कि तुम सप्लायर से जब आप गुड्स परचेज कर रहे हो, आपके वेंडर से जब आप गुड्स परचेज कर रहे हो, आपने डायरेक्टली जॉब वर्कर के भिजवा दिए, तो जब उसको रिसीव हुआ हम ये मान लेंगे हमको रिसीव हो गया बिल टू शिफ्ट वाला मॉडल और हमको आईटीसी मिल जाएगा। तो सर वहां पे 1 ईयर और 3 ईयर की टाइम लिमिट कब से काउंट होगी सर? जब उसको रिसीव हुआ वहां से 1 ईयर 3 ईयर की लिमिट काउंट होगी बेटा। क्लियर? हमारे से जब भेजते तब हमारे से जब निकला है वहां से 1 ईयर 3 ईयर काउंट होगा। और सर डायरेक्टली उसके भेजा था हमने सप्लायर के ऐसे डायरेक्ट जॉब वर्कर गया, तो जब उसको रिसीव हुआ वहां से 1 ईयर और 3 ईयर काउंट कराया जाएगा। क्लियर? अच्छा, जॉब वर्कर अपना जॉब वर्कर प्रोसेस करने के बाद या तो गुड्स हमको भेज दे या वो चाहे तो हमारी डायरेक्शन पे किसी और जॉब वर्कर के यहाँ भेज दे, बट दैट शुड बी अंडर द कवर ऑफ अ डिलीवरी चालान, या फिर हमने जो डिलीवरी चालान भेजा था उसको उसी के पीछे वो उसको एंडोर्स करके उस गुड्स को वहां भेज सकता है। पर ध्यान देना सर, 1 जॉब वर्कर टू अनदर, अनदर टू अनदर, और फिर मेरे पास आ रहा है तो सब मिला के 1 साल 3 साल है बेटा ये। क्लियर? आपका टाइम एक्सपायर हो रहा है तो आप पहले अपने यहाँ मंगा लो फिर वापस भेज दो, हमें कोई दिक्कत नहीं बेटा। क्लियर? डन। ओके सर, ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर ये 1 साल या 3 साल में हमको रिसीव नहीं हुआ तो ऐसे कैसे मान लिया जाएगा कि ये गुड सप्लाई हो गया है? हमने जब ओरिजिनली जॉब वर्कर के भेजा था तब मान लेंगे आपने सप्लाई किया था, तो आपको उस दिन के अकॉर्डिंग जीएसटी पे करना पड़ेगा, वो भी अलोंग विथ इंटरेस्ट। और बाद में जब रिसीव बैक होगा तभी मानेंगे कि जॉब वर्कर ने गुड्स आपको बेचा है और अकॉर्डिंगली वो जीएसटी चार्ज करेगा और हमको उसका आईटीसी मिल जाएगा। क्लियर? डन। एंड सर ध्यान दीजिएगा बेटा, जो भी गुड्स मैंने जॉब वर्कर के भेजे सर वापस उसके यहाँ से मेरे को रिसीव हुए, उन सब का स्टेटमेंट मेरे को एक स्पेसिफाइड मेरे को एक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 04, फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 04 के फॉर्म में मेरे को सर स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा बाय 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये स्टेटमेंट जो फाइल करना होता है वो ईयरली होता है बेटा, मतलब साल खत्म होने के बाद 25 अप्रैल या उससे पहले पहले मेरे को एनुअल स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा सर इन रेस्पेक्ट ऑफ द गुड्स सेंट टू द जॉब वर्कर एंड रिसीव बैक फ्रॉम द जॉब वर्कर। पर अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में एग्रीगेट टर्नओवर वाज मोर देन ₹5 करोड़ तो ऐसे केस में आपके लिए हाफ ईयरली स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा। मतलब सर 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक का 25 अक्टूबर तक और 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च का 25 अप्रैल तक आपको स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा। ओके, अब सर नेक्स्ट बात, अगर जो भी गुड्स आपने जॉब वर्कर भेजे उसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स आपको भी मेंटेन करने हैं, जॉब वर्कर को भी मेंटेन करने हैं। सर कभी भी ऑफिसर वेरिफिकेशन के लिए आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, अगर कोई गुड्स आपने जॉब वर्कर के भेजा है और वहीं से आपको कस्टमर के यहाँ भेजना है तो आप बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसे केस में अगर कस्टमर के यहाँ बेचा है आपने तो भी वो 1 साल या 3 साल के अंदर सर कस्टमर के यहाँ पहुंच जाना चाहिए, मतलब जॉब वर्कर यहाँ से निकल जाना चाहिए बेटा। क्लियर? तो अदरवाइज वो सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा सर। ओके सर, अगर जॉब वर्कर के यहाँ से डायरेक्ट कस्टमर के यहाँ गुड्स भेजना है तो आप भेज सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर लायबिलिटी तो प्रिंसिपल की है भाई, पर ऐसे के जीएसटी तो वो पे करेगा ही करेगा, पर उस प्रिंसिपल को जॉब वर्कर का प्लेस डिक्लेयर करना पड़ेगा एज इज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। पर इसके 3 एक्सेप्शन है। फर्स्ट, अगर जॉब वर्कर खुद जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो ऐसे केस में प्रिंसिपल को उसका प्लेस एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाने की जरूरत नहीं है। सेकंड, गवर्नमेंट चाहे तो कुछ गुड्स को नोटिफाई कर सकती है, नोटिफाई करके बोल सकती है कि ऐसे केस में जॉब वर्कर का प्लेस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाने की जरूरत नहीं है प्रिंसिपल को, एंड जॉब वर्कर का प्लेस एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाने की जरूरत नहीं है प्रिंसिपल को। एंड सर अगर जॉब वर्कर के यहाँ पे ड्यूरिंग द जॉब वर्क प्रोसेस कुछ वेस्ट ऑफ स्क्रैप प्रोड्यूस हुआ है तो वेस्ट ऑफ स्क्रैप वो चाहे तो हमारे यहाँ भेजे, वो चाहे तो वहीं से बेच दे कस्टमर को। और सर वो वेस्ट ऑफ स्क्रैप अगर कस्टमर को बेच रहा जॉब वर्कर अपनी जगह से ही तो मेरे को वो प्लेस एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाने की जरूरत नहीं है। पर उस वेस्ट ऑफ स्क्रैप के सेल पर जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर जॉब वर्कर खुद जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो टैक्स पे कर देगा, वो रजिस्टर्ड नहीं तो प्रिंसिपल टैक्स पे कर देगा, पर टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर? इसी के साथ पूरी भारत माता की जय। ये जॉब वर्कर की पूरी कहानी खत्म होती है। अब आइए मालिक, हम आते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ द आईटीसी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईएसडी, सेक्शन नंबर 20, 21 एंड रूल नंबर 39, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। सर आईएसडी, मान लो मेरी 4 फैक्ट्री है मुंबई, सर महाराष्ट्र में
एक है कहाँ गुजरात में, एक राजस्थान में, एक दिल्ली में। सर ऐसे केस में मेरी 4 फैक्ट्री पर मेरा एक कॉमन ऑफिस है, कहाँ हेड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र मान लो सर, तो मैं अपने उस ऑफिस को एज अ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन करा सकता हूँ। अब मैंने अपने उस ऑफिस को, आई मे बी ए सप्लायर, आई मे बी ए मैन्युफैक्चरर, आई मे बी ए ट्रेडर ऑल्सो, मैंने अपना एक ऑफिस जो मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, उसको अगर मैंने एज अ आईएसडी रजिस्ट्रेशन करा दिया, सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है बेटा एज अ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, तो ऐसे केस में जितने भी इनपुट सर्विसेज के इनवॉइसेस आ रहे हैं आईएसडी के पास, सर उन सबका क्रेडिट आईएसडी लेगा एंड आईएसडी कैन डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट ऑफ इनपुट सर्विसेज, he can distribute the credit of GST paid on input services to his other units sir under the cover of a ISD invoice। अब वो क्रेडिट जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो मंथली बेस पे होता है सर, आईएसडी को जीएसटीआर 6 सबमिट करना पड़ता है मंथली बेस पर, क्लियर, और जीएसटीआर 6 ये सबमिट करेगा और रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में वो क्रेडिट रिफ्लेक्ट होगी सर। अब सर वो क्रेडिट ले पाएंगे रेसिपिएंट यूनिट पर, कितना क्रेडिट ट्रांसफर होगा, किसको कितना ट्रांसफर कर सकता है, किस तरीके से ट्रांसफर करता है, वो यहाँ समझाया हुआ है। बोला है क्या, सबसे पहली बात, अगर कोई सर्विस केवल और केवल फैक्ट्री नंबर 1 में काम आई तो वो सर्विस का क्रेडिट केवल फैक्ट्री 1 में ही ट्रांसफर होगा। अगर कोई सर्विस केवल केवल फैक्ट्री नंबर 4 में काम आई तो केवल और केवल फैक्ट्री नंबर 4 में ही क्रेडिट ट्रांसफर होगा। अगर कोई सर्विस मोर देन 1 यूनिट के लिए काम आई तो जिन जिन यूनिट के लिए वो सर्विस काम आई उन यूनिट को क्रेडिट पास ऑन होगा साहब, क्लियर। कोई सर्विस अगर मान लो फैक्ट्री नंबर 1 2 3 में काम आई सर, तो यूनिट नंबर 1 2 3 में ही क्रेडिट पास ऑन होगा, क्लियर। अगर मेरी वो सर्विस चारों यूनिट में काम आई तो चारों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब सर मोर देन 1 यूनिट में अगर क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो किस रेशियो में होगा, किस प्रोपोर्शन में होगा, तो उसके लिए बोल दिया क्या, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर इन द स्टेट था उन चारों यूनिट का, वो टर्नओवर लेने का और उस रेशियो में आपको क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब मान लो यूनिट नंबर 1 और 2 में ही क्रेडिट ट्रांसफर करना है तो यूनिट नंबर 1 और 2 का जो टर्नओवर इन द स्टेट था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का वो हम लेंगे और जितना भी क्रेडिट था उसको प्रोपोर्शन करेंगे एंड अकॉर्डिंगली हम ट्रांसफर कर देंगे। पर अगर मान लो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का किसी यूनिट का टर्नओवर अवेलेबल नहीं है तो सर ऐसे केस में वो लास्ट क्वार्टर जब चारों का टर्नओवर अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम क्रेडिट पास ऑन करेंगे, क्लियर। अच्छा कोई सर्विस अगर चारों फैक्ट्री में काम है तो चारों का टर्नओवर लेके हम अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शन करके क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सर। पर अब सवाल आता है क्या, क्रेडिट जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो तो हमने कर दिया पर किस फॉर्म में होगा सर, अगर मैंने परचेज पर सीजीएसटी पे किया, एसजीएसटी पे किया या आईजीएसटी पे किया, अब जो आईएसडी है वो क्रेडिट जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो किस फॉर्म में करेगा। अगर आईएसडी है महाराष्ट्र में और वो जो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो ऐसी यूनिट को कर रहा है जो दूसरे स्टेट में है अदर देन द स्टेट ऑफ आईएसडी, तो ऐसे केस में भले ही परचेज बिल पर कोई भी टैक्स लग के आया हो कोई कंसर्न नहीं है, हमेशा क्रेडिट पास होगा आईजीएसटी के फॉर्म में। पर अगर जो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है आईएसडी वो अपने ही स्टेट वाली दूसरी यूनिट को ट्रांसफर कर रहा है तो ऐसे केस में परचेज बिल पे जो टैक्स लिख के आया वो ही उसी यूनिट को ट्रांसफर होगा। मतलब सर परचेज बिल पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लिख के आया और मैं महाराष्ट्र से महाराष्ट्र की यूनिट को ही क्रेडिट ट्रांसफर कर रहा हूं तो ऐसे केस में सर सीजीएसटी और एसजीएसटी की फॉर्म में ही ट्रांसफर करूंगा। आईजीएसटी बिल पे लिख के आया तो आईजीएसटी की फॉर्म में ही ट्रांसफर करूंगा। पर अदर स्टेट वाली यूनिट को अगर ट्रांसफर करना तो हमेशा सर परचेज बिल पे कुछ भी लिख के आया कोई कंसर्न नहीं है, हमेशा आईजीएसटी की फॉर्म में ही क्रेडिट पास ऑन होगा, क्लियर। मंथली बेस पे मैं वो क्रेडिट पास ऑन करना है, मैं क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा और सर जब क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तब सर रिटर्न तो फाइल करूंगा जीएसटीआर 6 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ इज द ड्यू डेट, पर एट द सेम टाइम मेरे को आईएसडी इनवॉइस भी इश्यू करना पड़ेगा। अच्छा अब सर ये सब तो काम हो गया, अब मान लो कभी मैं आईएसडी हूं, मेरे को कभी क्रेडिट नोट रिसीव हुआ कस्टमर की तरफ से, सॉरी मेरे जो सप्लायर थे जिसने मेरे को सर्विसेज दी थी उसने क्रेडिट नोट इशू किया, अब उसकी वजह से मेरा आईटीसी लेस हो जाएगा, आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। पर मैं आईटीसी तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूं, तो जिस रेशियो में मैंने ओरिजिनली उस क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट किया था अपनी यूनिट्स को उसी रेशियो में उन्हीं यूनिट को मैं आईएसडी क्रेडिट नोट इशू करूंगा तो एक तरह से नेगेटिव क्रेडिट पास ऑन होगी उन रेस्पेक्टिव यूनिट्स को। अच्छा जिस महीने में मैं नेगेटिव क्रेडिट पास ऑन कर रहा हूं उस महीने का अगर ऑलरेडी कोई क्रेडिट मेरे को पास ऑन करना है तो उसमें से वो अमाउंट कम हो जाएगा, और अगर उस महीने में उतना अमाउंट नहीं है तो कोई बात नहीं, नेगेटिव क्रेडिट पास ऑन कर दूंगा और उन रेस्पेक्टिव यूनिट की वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में उतना अमाउंट ऐड हो जाएगा बेटा, क्लियर। सेम वे अगर मान लो आईएसडी को डेबिट नोट रिसीव हुआ तो डेबिट नोट के बेस पे ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस का जो क्रेडिट था जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था यूनिट्स को उसी रेशियो में उसको उस डेबिट नोट के क्रेडिट को भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और सर आईएसडी को आईएसडी क्रेडिट नोट और आईएसडी डेबिट नोट भी इशू करना पड़ता है इन सच केसेस, क्लियर, डन। और हाँ ध्यान देना बेटा, अगर मान लो मैंने कभी रॉन्ग क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए रॉन्ग रेसिपिएंट को तो ऐसे केस में मेरे को आईएसडी क्रेडिट नोट इशू करके वापस से क्रेडिट रिवर्स करवानी पड़ेगी उनसे, क्लियर, डन। भारत माता की जय। सेक्शन नंबर 21 बोलता है क्या, अगर आपने कभी भी गलत क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करी है तो ऐसे केस में सर या तो आप वॉलंटरीली खुद उससे क्रेडिट रिवर्स करा दो, नहीं तो हम आएंगे तो बैंड बाजा बारात लेके आएंगे, मतलब सेक्शन नंबर 73 और 74 भी लगेगा, पेनल्टी भी लगेगी साहब इसके केस में, क्लियर। तो आप एक्सेस क्रेडिट ट्रांसफर नहीं कर सकते सर, जितना जिसकी जो एलिजिबिलिटी उतना ही उसको क्रेडिट देने का बेटा, क्लियर, डन। एंड सर यहाँ पे एक सर्कुलर इशू करके बोल दिया कि अगर आपने कभी एक्सेस क्रेडिट पास ऑन कर दिया तो ऐसे केस में क्या होगा, सबसे पहली बात बोल दे कि आप खुद ही कर दो साहब, जिस यूनिट को एक्सेस क्रेडिट पास ऑन कर दिया उसको बोल दो डीआरसी 03 पे कर फॉर्म यूज करके टैक्स पे कर दे जितना रॉन्ग क्रेडिट था उतना, क्लियर। अगर हम आ गए
तो ऐसे केस में सेक्शन नंबर 73 और 74 का शो कोज नोटिस सर्व होगा आपको, और अकॉर्डिंगली हम आपसे टैक्स तो रिकवरी करेंगे, साथ में पेनल्टी भी रिकवरी करेंगे, और सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर 9 का पेनल्टी आईएसडी पे भी लगेगा। क्लियर? इसी के साथ भारत माता की जय, और आईएसडी के प्रोविजन भी खत्म होते हैं। अब ये था इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, भारत माता की जय। आई होप माहौल बन रहा है, आई होप 10 का क्रेडिट आपको मिल गया है। सर केवल सपने मत देखो सर, उनके लिए आप काम भी करिए सर, पर सपनों से अच्छा क्या है, एम रखो, क्योंकि एम अचीव किए जाते हैं, सपने केवल देखे जाते हैं बेटा। क्लियर? एम हाई, और ध्यान रखना ऑलवेज एम फॉर द मून, एंड डोंट वरी इवन इफ यू मिस इट, डोंट वरी, यू विल फॉल अमंग द स्टार्स। सर ऑल द बेस्ट, माहौल बनाइए, पढ़ते रहिए, पूरी एनर्जी के साथ पढ़िए और खुश होकर पढ़िए, एंड सर मन में विश्वास रख के पढ़िए, क्योंकि सर विश्वास पे दुनिया कायम है। आई लव यू अलॉट, एंड सर आप अपना ध्यान रखिए एंड अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट, माहौल, बाय बाय, टेक केयर।